स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि जो टेस्ट पिच है वहां पर फिर भी आपको थोड़ा एक्शन दिखेगा। हमारे बाजार में तो कुछ भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। जिस लेवल के आसपास हम सुबह ओपनिंग शो को छोड़ के रहे थे 11 बजे, उसी लेवल के आसपास अभी भी आपको बाजार दिखेंगे। हमारे नहीं, अमेरिकी फ्यूचर्स भी लगभग उसी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। कोई बड़ा मूवमेंट आपको नहीं होते दिखा है। एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कुछ नतीजे आ रहे हैं तो वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रही हैं तो वहाँ से आपको मूवमेंट दिख रहा है। बट अदरवाइज इंडेक्स लेवल की अगर आप बात करेंगे तो सुस्ती ही सुस्ती छाई हुई है। तो क्या 1.5 घंटे में बदलेगा बाजार का साइकिल या फिर आप क्लोजिंग भी इसी मूड में देखेंगे? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आइए उससे पहले एक बार इस समय की जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सीमित दायरे में कारोबार, 50 अंक नीचे निफ्टी 17,850 होल्ड कर रहा है। बहुत ही छोटे रेंज में मूवमेंट दिख रहा है। बैंक्स माइल्ड आउट परफॉर्मेंस है, हल्की सी, वो भी चुनिंदा पीएसयू बैंक्स की वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा बैंक निफ्टी ठीक है, नीचे से 150 अंक सुधर कर फिलहाल 41,550 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पीएसयू बैंक्स के अलावा रियल एस्टेट और चुनिंदा मिड और स्मॉल कैप्स में भी आपको मूव आ रही है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में फिर भी थोड़ा एक्शन बना हुआ है। कैश स्टॉक्स आपको थोड़े मूवमेंट जरूर अच्छा दिखा रहे हैं। मेटल्स, एनर्जी, एफएमसीजी और आईटी, इन सभी में गिरावट है। आधे से 1.25% तक ये काउंटर्स आपको गिरते हुए दिखेंगे। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी खरीदारी आ रही है। यूरोप के बाजार कल 1-1.5% ऊपर चढ़ने के बाद आज आपको 0.5% कमजोर दिख रहे हैं। अच्छी बात है, रुपया 9 पैसे इस समय मजबूत होते हुए दिखा है। तो कुछ बड़ा एक्शन बाजार में तो नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। फ्राइडे का दिन है, वीकेंड की तरफ हम जा रहे हैं। वो वीकेंड वाली फीलिंग और यूफोरिया अभी तक बाजार की स्क्रीन पर तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट देखते हैं 1.5 घंटे में कुछ बदलेगा नहीं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स की आज फिर से पिटाई हुई है, बट जो वायदा कारोबार के काउंटर्स हैं वहां पर आपको भारी उतार चढ़ाव एक बार फिर से बनते हुए दिख रहा है। आइए फिर बात करते हैं बाजार की एक्शन की। सबसे पहले तो इस समय के जो ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं वो जान लेते हैं। ट्रिगर्स के लिए चलते हैं पहले कुशल के पास। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से नंबर्स में अभी भी एफएनओ स्पेस से एबीबी इंडिया, बीएचईएल, साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, इन्फो एज, एबट इंडिया, नाल्को और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स के नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही 2023 के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप आज से शुरू हो जाएगा, 26 फरवरी तक ये शुरू रहेगा। दिसंबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा ये भी आपके सामने आएगा। यूके का Q4 जीडीपी आंकड़ा, साथ ही इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा दिसंबर महीने का, वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। और फरवरी महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा है यूएस का, ये फिगर भी रखे जाएंगे। जनवरी महीने का यूरोप का सीपीआई आंकड़ा ग्लोबल इवेंट के लिहाज से भी को फोकस में रखना है। जहां तक कल की बात है, एफएनओ स्पेस से बलरामपुर चीनी, सिटी यूनियन बैंक और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर नजर रखिए। साथ ही किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड जो है विचार करती हुई दिखेगी। सोमवार एफएनओ स्पेस से गुजरात गैस, पीएफसी, जी एंटरटेनमेंट और सेल के नंबर्स पर नजर रखनी है। साथ ही हमारे जनवरी महीने का जो महंगाई के आंकड़े हैं सीपीआई डेटा, वो भी आपके सामने आएगा। जिसमें बायबैक जहां पर बंद होगा वो टीसीआई एक्सप्रेस है, साथ ही राइट्स इशू क्लोज होगा हेरिटेज फूड्स का, और साथ ही आरती फार्मा लैब्स, आरती फार्मा, ये बी ग्रुप में मूव होता दिखेगा T2T से। एक्स डिविडेंड होगा जो स्पेशल डिविडेंड आईडीएफसी लिमिटेड ने ऐलान किया था, और साथ ही रिकॉर्ड डेट है वेल्सपन एंटरप्राइजेस के बायबैक की। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चौथी तिमाही का सिंगापुर का जीडीपी आंकड़ा भी आपके सामने आएगा सोमवार को, तो इस पर भी फोकस रखना है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आइए अरमान से जानते हैं कुछ नतीजे और साथ ही खबरें भी। अरमान, गुड आफ्टरनून। पहले नतीजे के बारे में बताएं, कौन से नंबर्स आ चुके हैं ऑलरेडी? जी, कई सारे नतीजे आए हैं, जिसमें आप सबसे पहले M&M की बात करें तो वहाँ पर आय लगभग 41% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में भी आपको 56% का उछाल दिखेगा, और मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी है, 11.7% से बढ़कर 13% के आसपास जो है आते हुए दिखे। हालांकि एक मुश्त घाटा भी है 630 करोड़ का। वेंकीज के भी नतीजे आए हैं, जिसमें मुनाफे में लगभग आपको 24% की कटौती दिखेगी, आय में भी लगभग 5% की गिरावट है। और अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर भी आपको गिरावट दिखेगी, 2.9% से गिरकर 2.6% पर आते हुए दिखे हैं। धानुका एग्रीटेक मुनाफा लगभग 8% बढ़ा है, आय 10% बढ़ी है, और मार्जिन्स में भी कटौती है, 15.4% से गिरकर 13% पर आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मुनाफा लगभग 21% गिर कर आया है, आय में भी 17% का उछाल दिखेगा हालांकि, पर मार्जिन्स में यहाँ पर भी प्रेशर में आते हुए दिखे, 6.1% से गिरकर 4.9% पर आते हुए दिखे। और अंत में अगर एस्ट्रा माइक्रो की बात करें तो वहाँ पर मुनाफा में अच्छी खासी बढ़त दिख रही है, 11 करोड़ से बढ़कर लगभग 28 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं, और आय भी 202 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ पर आती हुई दिखी है। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए नतीजे। आइए खबरें भी जान लें। अरमान, बताएं। सबसे पहले वेस्कॉन इंजीनियरिंग पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को एक लगभग 77 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है।
सन फार्मा पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें यूएस एफडीए से दवा की जो अर्जी की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। उनको जो कैप्सूल है उसके जेनरिक के लिए उनको मंजूरी मिली है और इसका उपयोग एनीमिया में इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। टाटा मोटर्स, इसमें राउटर्स के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि टियागो ईवी की जो कीमतें हैं वो 20,000 से उनकी बढ़ोतरी की गई है। ब्लॉक डील है, पेटीएम लगभग 2.2 करोड़ शेयर्स, जोमेटो 54 लाख, पीएनबी 17 लाख और बैंक ऑफ इंडिया 14 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें जहाँ पर एक्शन भरपूर है। एक खबर तो बताई नहीं अरमान ने, बताइए। अरमान बताओ। मैच हाँ, स्कोर क्या हुआ देखो जरा पीछे देख लो। 224 for 5। तो अब एक बात बताओ, एक्शन कहाँ पे ज्यादा बाजार में? नागपुर की पिच पे। दोनों जगह एक्शन है वैसा, लेकिन जितनी लीड चाहिए थी उतनी बन नहीं रही है, उतनी नहीं बन रही है। लेकिन अभी आखिर दोनों जो खेल रहे हैं, शर्मा जी और जडेजा साहब, अच्छा खेले। कल राहुल की बैटिंग में फिर भी थोड़े मूवमेंट है, आज तो इंडेक्स में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है मामला, लेकिन चलो इंडेक्स ठंडा है, स्टॉक्स गर्म है। आइए एक्सपर्ट्स का करते हैं स्वागत। राकेश बंसल, सुमित बगड़िया, हिमांशु गुप्ता और आशु मदान साहब जुड़ चुके हैं और बाकी जुड़ने की तैयारी में इन द प्रोसेस है। थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे मुलाकात। आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आशु सर बताएं पहले बाजार पर व्यू, और अगर आपकी तरफ से कोई स्प्रेड है तो वो भी। अनिल जी, बाजार का व्यू है अभी जो राहुल ने मतलब दीपांशु ने बोला ना, राहुल की बैटिंग में कुछ था और कल से आज तक इंडेक्स में कुछ नहीं है। अनिल जी, मैं लास्ट मतलब 4-5 दिन पहले हो गए, मंडे आपके साथ ज्वाइन किया था, उसके बाद कुछ ट्रैवलिंग रही, तो अनिल जी आज फ्राइडे हो गया। 5 दिन के बाद अनिल जी अगर मैं स्क्रीन देखूं तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये फ्राइडे की आज की स्क्रीन खोली है या मंडे की, तो अनिल जी पिछले 4-5 दिन में कुछ नहीं हुआ। मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा पेशेंस टेस्टिंग हो रही है। और लोग ये सोचते हैं ना जी, पहले जब मैं ही कहता था कि इतनी शांति क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है, ये किसी बड़े तूफान की मतलब अंदेशा है। कोई तूफान नहीं आ रहा अनिल जी, कोई कुछ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ऐसे ही शांत रहेगा। एंड स्टॉक्स में तो अनिल जी जो इतना लैक लस्टर इंटरेस्ट है, डे बाय डे इट इज डिप्लीटिंग। और जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि स्टॉक्स में कुछ भी नहीं अनिल जी, वो और ज्यादा मतलब दैट व्यू इज फर्दर गेटिंग रीइंस्टेटेड कि स्टॉक्स में कुछ भी आनी जानी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री अनिल जी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप और मैं किसी से कोई मुझसे पूछे ना कि क्या अदानी बास्केट में क्या करना चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, देयर इज अ मार्केट बियॉन्ड अदानी। बट अगर अनिल जी पिछले 5 दिन में देखो ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, तो सिर्फ अदानी में ही हो रही है और किसी में कुछ हो ही नहीं रही है। अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है लॉन्ग शॉर्ट की, सिर्फ अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज में मिल रही है और किसी में हो भी नहीं रही। एंड दैट रिमाइंड्स मी अनिल जी, अगर आपको याद हो मंडे को 1300 रुपए का अदानी एंटरप्राइज था, जब रिवर्सल आया था तो आपने कहा भी था, शायद पूछा था कि किसी एनालिस्ट ने कहा है कि 950 पे क्यों नहीं दिया, 1300 पे क्यों दिया। तो अनिल जी आज 1900 रुपए का भाव है, वो इसीलिए दिया था कि 1300 पे भी 500 रुपए लगते थे कि उसमें मूवमेंट आएगी। एंड अगेन मैं अभी भी बोल रहा हूँ जी, जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है वो दोनों अदानी के अंदर है। अब एक तरफ तो एज ए डिसिप्लिन हम बोलें कि नहीं बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, मतलब कुछ भी हो सकता है, रोज एक न्यूज आती रहेगी, बट अपॉर्चुनिटीज में जी इसी के अंदर है। तो इसके अलावा जी मुझे तो स्टॉक्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। और इसकी जो इंडेक्स की मूवमेंट भी है अनिल जी, नैरो होती जा रही है। और हर बार हम सोचते हैं, जैसे पहले मैंने बोला कि हम बोलते थे कि बहुत बड़ी कुछ मूवमेंट आएगी, कुछ ऐसी मूवमेंट मुझे किसी भी तरह की दिख नहीं रही है। ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको बताता हूं कि अनिल जी हम वर्क कर रहे हैं 1:3 स्प्रेड्स पे, जो एक आम पब्लिक के लिए नहीं है। मैं मतलब आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि कहां तक हम चले गए हैं। जो 1:2 स्प्रेड्स बनाते थे 1:3 पे चले गए हैं और वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं, कोई डर नहीं है क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं है अगर ऑप्शन में काम करना है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर वीकली ऑप्शन में या इंडेक्स ऑप्शन में अगर मैं काम नहीं कर रहा या हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो कहीं अपॉर्चुनिटी है, कुछ नहीं है। अनिल जी बजट से लेके आज तक वही भाव है, जैसे बाटा भाव होता है ना, कोई नहीं है। बजट के दिन भी 550 रुपए स्टेट बैंक था, आज भी है नीचे ऊपर करके। एंड सो आर द अदर स्टॉक्स, वही टाटा पावर है, वही टाटा मोटर है, वो मतलब आईआरसीटीसी, कुछ भी किसी भी तरह का स्टॉक ले लीजिए अनिल जी। और कोई भी सेक्टर है जो जिस दिन अनिल जी अच्छा लगने लग जाए, मतलब मैटर ऑफ उसकी लाइफ है 2 दिन। आईटी तो वो आज नीचे है, फार्मा तो वो वापस आ जाएगा, बैंकिंग की बात करेंगे वो रुक जाएगी। तो कुछ भी मार्केट अनिल जी कहीं नहीं जा रही है। डिफिकल्ट कॉल टू से कि कब तक कैसे रहेगा। मुझे लगता है कि अभी ये फिनोमिना और कंटिन्यू रह सकता है, तो अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस। तो अनिल जी कोई ऐसा मेजर ट्रेड नहीं है। तो मैं बता रहा हूं ना, 5 दिन में मैंने स्क्रीन ही मिस नहीं किया, कैसे लग रहा है सेम भाव है, तो कुछ नहीं है। बट अनिल जी इस एक्सपायरी के लिए एक निफ्टी का बुल स्प्रेड है, आप कहें तो मैं शेयर करता हूं। निफ्टी का बुल स्प्रेड बिल्कुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी।
अनिल जी 850 का निफ्टी चल रहा है, 17,850, तो 17,800 की एक कॉल लेनी है और 18,000 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी 50 रुपए। फिर से रिपीट करता हूं अनिल जी, 17,800 की एक कॉल लेनी है, 18,000 की 2 कॉल बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी 50 रुपए। 50 रुपए मीन 17,800 प्लस 50 रुपए, 17,850। पीक प्रॉफिट कहां होगा अनिल जी? 18,000, 18,050 पे होगा। सेफ कहां तक है? 18,200 तक। नीचे में लॉस क्या होगा? सिर्फ 50 रुपए होगा। नीचे का अनिल जी मतलब देखिए, हम ना जितनी बार कह रहे हैं कि कहीं नहीं जा रही है, तो ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही है, लेकिन कभी अनिल जी वो जो डर है ना, मुझे आपको लगता है कि जिस तरह से स्टॉक्स में अनिल जी डिप्लीटिंग इंटरेस्ट आता जा रहा है, बट ये है कि मार्केट हम जो कह रहे थे बजट में हल्की गई, बजट के बाद में हल्की गई, वो हल्का होना ही हमें बचा रहा है। पर अनिल जी दैट इज नॉट ए गुड साइन कि हल्का होना बचा रहा है। क्यों हल्का होना बचा रहा है? मार्केट में अगर पार्टिसिपेट करना है तो पूरा मजा आना चाहिए ना। जब मजा ही नहीं आ रहा, पार्टिसिपेशन इतनी हल्की होने के बाद ही मार्केट नहीं बढ़ पा रही है, तो दैट इज नॉट ए गुड साइन ऑल्सो। तो नीचे का तो अनिल जी घर खुला हुआ है, इसलिए मैं बियर स्प्रेड नहीं दे सकता हूं, बट ऊपर का भी बिल्कुल पैक्ड है। अनिल जी मैंने बजट पे भी बोला था, बजट के बाद भी बोला था, और आपकी भी मैं कमेंट्री मतलब कहीं पे भी हूं जरूर सुबह सुन लेता हूं। जो आपने वो जो 17,900 950 का वो अंगद का पांव होता है ना, जो हिल नहीं सकता, वो जो बजट का हाई था, वो आपने कई बार मेंशन किया, तो वही चीज है। सो अनिल जी वही लगता है कि उससे ऊपर नहीं लगता, लेकिन होता है ना कि ये दिल है कि मानता नहीं कि नहीं यार इतना हल्का है, इतना मतलब नेगेटिविटी हुई है, अदानी की नेगेटिव है, रोज नेगेटिव न्यूज आती है, थोड़ा सा बाउंस बैक तो आएगा, शायद दोबारा आएगा। तो अनिल जी उस बाउंस बैक के लिए मैं प्ले कर रहा हूं कि 17,800 की एक कॉल, 18,000 की 2 बेचनी है, 50 रुपए का वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो भी अगर मैं लास्ट तक जीरो करवाता हूं नीचे में, ऊपर में 18,200 तक सेफ है। के तो ये है आपके लिए 17,800 की एक कॉल और 18,000 की 2 कॉल बेचें। आशीष जी की तरफ से ये राय आती दिखे। आशीष जी सवाल मेरा दूसरा है, जिस पर आपने बोला कि दिल है कि मानता नहीं। बताइए इस फिल्म में कौन हीरो हीरोइन कौन थे, डायरेक्टर किसने किया, कोई अच्छा सा गाना अगर आप सुना पाएं तो। जब आप बोल रहे मार्केट में कुछ है ही नहीं, इंडेक्स में कुछ है ही नहीं, तो कम से कम यही सही। जी आशीष जी। अनिल जी ट्राई करता हूँ। एक तो आई थिंक आमिर खान, पूजा भट्ट और महेश भट्ट की थी शायद ये। क्या बात कर रहे हैं आशीष जी, आई एम इम्प्रेस्ड। याद है मुझे लगा कि आप सलमान खान के फैन है, तो मतलब आमिर खान का ध्यान भी होगा, तो आप है ना बोल देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आप सच्चे फैन नहीं निकले। अनिल जी मैं बॉलीवुड और क्रिकेट, अनिल जी बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों का फैन हूँ। लेकिन आप सच्चे फैन नहीं निकले सर। अगर सच्चे फैन होते सलमान खान को, वो कौन? आमिर खान। हाँ, वैसा होना चाहिए। नहीं चलिए, आपकी नॉलेज का। लेकिन एक चीज बताओ, हाँ जो आपने बोला ये 3 कॉल, ये वाली विक्स पर जो कितना 13 साढ़े 13 की जो विक्स चल रही है, कितनी है? 13.04%। इस पर विक्स बेचना ठीक है? डर नहीं लगता? अनिल जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आज अनिल जी रोहतक में हूँ, और आपको ध्यान होगा रोहतक में उसी ऑफिस में अनिल जी जहां बाहर फ्रंट पे रोड पे स्क्रीन चल रही है, और स्क्रीन पे रोज जी बिजनेस चलता है और आपको देखा जाता है। अनिल जी मैं उसी ऑफिस में हूँ आज रोहतक में, और बिल्कुल आज मेरी जब क्लाइंट से बात हो रही थी, यहाँ पे एग्जैक्टली ये डिस्कशन हो रही थी कि किसी टाइम पे हम कहते थे ये विक्स बेचने वाली नहीं है, और आपने अनिल जी बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन पूछा है। बट अनिल जी जो मैंने अभी कहा कि मार्केट नहीं जा रही है, यही अनिल जी ये है कि हमारे को डरा रही है, लेकिन इस विक्स पे भी मतलब टचवुड लास्ट 1-1.5 महीने से बेचने पे अनिल जी 1:3 में पैसे आ रहे हैं। इट इज ए डिफिकल्ट ट्रेड, इसलिए मैंने कहा ना, मैं ये अनिल जी कुछ ट्रेड होते हैं ना, जो होते हैं 50 लोगों के लिए, कुछ होते हैं 500 लोगों के लिए, कुछ 50,000 के लिए, तो जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना, उसको ये ट्रेड नहीं कर सकते। ये CUG ट्रेड इसको हम कहते हैं, क्लोज यूजर ग्रुप में, जो कि सिलेक्ट क्लाइंट्स और ऑप्शन को जो पूरी तरह समझते हैं और जो अलर्ट रहते हैं, और बिल्कुल जिनको आप कभी कहते हैं जो ट्रेडर्स हैं, जो मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। तो अनिल जी बिल्कुल 1:3 में पैसे डर तो लगता है, लेकिन पैसे आ रहे हैं अगर आप स्टॉप लॉसेस से, क्योंकि विक्स अनिल जी इस 13-14 के विक्स में भी कुछ हो ही नहीं रहा। और ये ऐसा नहीं है कि ये 13-14 के विक्स मतलब फंसाने के लिए हमारे को है, ये नहीं जी फॉर गुड है, फॉर गुड चल रही है, और मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी मुझे लगता है कि फरवरी में भी क्या कुछ ऐसा करे कि मार्च एंड आ रहा है, मार्च में कुछ हो सकता है। बट अनिल जी यही चीज क्वेश्चन अभी हम बात कर रहे थे कि हमें 1:3 पे जाना पड़ रहा है। तो अनिल जी देखिए, अगर मैं कंपल्सिव ट्रेड नहीं करा सकता बीइंग ए ब्रोकर, बट फिर भी अनिल जी अगर नो ट्रेड जोन में मार्केट है तो बिल्कुल है, हम सबसे नहीं करवा सकते, सेलेक्ट लोगों से ही करवा सकते हैं। और अनिल जी स्टॉक देख रहे हैं, कुछ भी आनी जानी नहीं है अनिल जी स्टॉक्स में।
मतलब 1-1.5 साल से तो जो नहीं आया, तो मैं मतलब बोलता ही जा रहा हूं कि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्टॉक्स में। अभी भी अनिल जी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि स्टॉक्स में कुछ बन जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ चला जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको सच में अनिल जी, जैसे हम कंपल्सिव हैं, अब मार्केट में भी बैठे हुए हैं, टीवी पे भी रोज मतलब आ ही रहे हैं, क्लाइंट से भी कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन द कॉन्ट्ररी कहां आ रही है? अदानी फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ही आ रही है। अनिल जी बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, बट ऐसा है कि अनिल जी कोई भी मार्केट का ना मॉडल, मैं सबको बोलता हूं कि सीक्रेट नहीं है। जो मॉडल इतना आसान लगने लग जाए ना कि अब ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, वो ज्यादा लंबा चल नहीं सकता। अब ऑप्शन ट्रेडर्स भी देखिए अनिल जी, जो ऑप्शन सेलिंग का था काम बहुत कम हो गया है। ये जो मल्टीपल लिमिट्स होती थी ना, 5-5, 10-10 टाइम मार्केट में मिलती थी, वो बहुत कम हो गया। वो मतलब वर्चुअली इट हैज वैनिश्ड, वो है ही नहीं। तो अनिल जी ऑप्शन में भी जो वाइड स्विंग्स आते थे, वो कम हो गए हैं, तो वो कम फॉर गुड हो गए हैं। इसलिए मुझे 13-14 के विक्स पे भी बहुत ज्यादा बेचने में डर नहीं लगता। तो ये आशु जी की तरफ से समझिए कि क्यों आप इन लेवल्स पर, इस विक्स पर भी ये स्प्रेड बना सकते हैं और क्यों आपके लिए यहाँ पर फायदा हो सकता है। इस बीच अनिल जी एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कुछ कमेंट्स आए हैं। अच्छा। और एसेंशली बात यह है कि मार्च में 5 लाख बैरल प्रतिदिन रशिया अपना आउटपुट कम करने वाला है। ये तो उत्पादन कटौती के पहली बार हमने देखा है। ओपेक की जब रिसेंटली बैठक हुई, वहां पर उत्पादन कटौती पर कुछ सहमति नहीं थी, बट अब रशिया कह रहे हैं कि अपनी तरफ से 5 लाख बैरल प्रतिदिन का वो उत्पादन काटेगा। ऑलरेडी प्राइस तो हम देख रहे हैं, रशिया $50 में बेच रहा है, तो ऑलरेडी करंट प्राइस तो बहुत लोअर लेवल पे बेच रहा है। और यूएस की इन्वेंट्री भी 34 साल की ऊंचाई पर है, तो ओवर सप्लाइड मार्केट है। अब रशिया अपने प्राइस कट कर रहा है, इसलिए आई थिंक थोड़ा कच्चा तेल भी मूव कर रहा है। अगर आप हमारे बाजार में भी देखेंगे तो MCX पे कच्चा तेल 2% ऊपर है, और इंटरनेशनल भी देखेंगे तो ब्रेंट 1% ऊपर आपको दिख रहा है। तो रशिया की तरफ से ऑयल कट की खबर आ रही है, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ये कमेंट्स आते हुए दिखे हैं अभी। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, एक बार कच्चे तेल पर भी रखेंगे नजर, ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है आपके लिए। आइए नितिन जी हमारे साथ तैयार हैं, करते हैं उनका स्वागत। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। जी दीप, अभी यहाँ पे 17,800 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जो 128 से 129 में मिल रही है। 129 के आसपास का रेट है, जिसका आज का डे लो है 105 का। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए का, जो डे लो से 30 पॉइंट ऊपर है, यानी 30 रुपए का हम रिस्क ले रहे हैं। और अभी करीब 1.5 घंटे बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और इसका एक टारगेट 155 हो सकता है और सेकंड टारगेट 175 हो सकता है। तो हम इन द मनी कॉल ऑप्शन 800 की, जो 129 में मिल रही है, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 155 फर्स्ट टारगेट और 175 सेकंड टारगेट। तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से निफ्टी पर राय, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। बैंक निफ्टी नितिन जी यहाँ पर राय दें, क्योंकि सुबह से माइल्ड आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की रही है, तो यहाँ पर मोमेंटम और पिकअप होना चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल एक 41,700 का रेसिस्टेंस है फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है कि वो ब्रेकआउट लेना चाहिए, और वो ब्रेकआउट लेगा तभी निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आएगी। डेटा ओवरऑल सपोर्ट पे है। बाय ऑन डिप्स हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 दिनों से यही हो रहा है कि बाय ऑन डिप्स है। कल एक्सपायरी वाले दिन भी बाय ऑन डिप हुई, आज भी मार्केट नीचे खुली, उसके बाद बाइंग आ गई। तो ओवरऑल नीचे के लेवल पे काफी अच्छी बाइंग है। बैंक निफ्टी में स्पेशली 41,500 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार जब हम डिप्स से बाउंस आ रहा है तो ऊपर ही ब्रेक लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी 42,000 की तरफ जा सकती है, अभी 41,670 है। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ से ब्रेकआउट ही लेना चाहिए और ऊपर की तरफ जा सकती है। ओके, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जानी चाहिए और निफ्टी भी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। निफ्टी पर 17,800 की कॉल खरीद कर चलें, ये है नितिन जी की राय। अभी आशु सर की तरफ से भी आपके लिए बुल स्प्रेड आते हुए दिखाएं निफ्टी पर। आइए निफ्टी पर नजर है, इंडेक्स पर भी नजर है। 17,850 के एग्जैक्ट लेवल पर निफ्टी ट्रेड भी कर रहा है, और नतीजों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। नैल्को, इसके आने वाले नतीजे, आज क्या है बाजार का अनुमान, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, बहुत ही खराब कमज़ोर नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं। टॉप से लेके बॉटम तक आप देखें, कुछ भी अच्छा नहीं है। इनकी टॉप लाइन में भी 16% की गिरावट है। 3,184 करोड़ का जो है बाजार फोरकास्ट करके चल रहा है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीब करीब 80% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यानी 1190 करोड़ जो है पिछले साल एबिटा था, वो घटकर हो जाएगा केवल 250 करोड़। और मार्जिन की बात करें तो क्योंकि पिछले साल काफ़ी बढ़िया था, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी इतनी बड़ी हेडेक नहीं थी, अब बिल्कुल उल्टा हो गया था, जिसके चलते आप देखिए 32% से घटकर मार्जिन रह जाएंगे केवल 8% के। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो बढ़िया 93% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, यानी 831 करोड़ से घटकर 62 करोड़ रह जाएगा।
लेकिन खास रहेगा कि चौथी तिमाही के लिए क्या आउटलुक लग रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसा है, कीमतों को लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन आंकड़े तो बहुत ही कमज़ोर है, आंकड़े बहुत ही कमजोर हैं नाल्को के, कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्ट ना करें। चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए सुमित जी, जरा देखें नाल्को बाकी मेटल्स की तरह यहाँ पर भी अच्छे नतीजे नहीं आने वाले हैं। दीपांशु, चार्ट्स भी थोड़े से डाइसी लग रहे हैं। चार्ट्स के ऊपर भी सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है और पिछले 10-15 दिनों में स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव भी दिखा है। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 75 या 76 के पास है। 75 रुपए के लेवल अगर टूटते हैं नेल्को के अंदर तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावट और आएगी और नीचे में 70 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में नेल्को में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 80 रुपए 81 रुपए के पास है। तेजी स्टॉक के अंदर 80-81 का लेवल टूटने के बाद ही बनेगा। जब तक 80-81 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक स्टॉक में तेजी नहीं है। 75 का इमीडिएट टारगेट, 75 का लेवल टूटने के बाद 70 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में नेल्को में देखने को मिल सकते हैं। तो नाल्को में आप इंटरेस्टिंग मूव आते हुए देख सकते हैं, अगर नतीजे वैसे आए। वैसे कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं। रेट गेन ट्रैवल टेक, यहाँ पर थोड़ा एक्शन आ रहा है क्योंकि मुनाफा 8.5 लाख से बढ़कर इनका बहुत ही बढ़िया आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। आय की पहले बात कर लेते हैं। 100 करोड़ से आय बढ़कर 138 करोड़ की आती हुई देखिए, सडन स्पाइक है। कुणाल जी भी आई थिंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, चार्ट पुल अप करें। 8.5 लाख वाला मुनाफा बढ़कर अब 13.25 करोड़ हो गया है और आय भी इनकी 100 करोड़ से बढ़कर 138 करोड़ की होती हुई दिखी है। तो रेवेन्यू फ्रंट पर बढ़िया परफॉर्मेंस है, मुनाफे फ्रंट पर तो खैर शानदार परफॉर्मेंस दिख रही है सर। रेट गेन ट्रैवल टेक, देखिए चार्ट भी बहुत ज़बरदस्त है दीपांशु। स्टॉक ने कोई 6-7 महीना लगा करके एक बेस बनाया और अब इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में बिल्कुल जिनके पास है बने रहें और 380 के ऊपर स्टॉक निकल जाता है जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि फिर इसमें 420-30 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी खरीदारी की राय होगी 380 के ऊपर और जिनके पास पोजीशन है उनके लिए होल्ड करने की राय। तो अगर पोजीशन है तो होल्ड करिए। रेट गेन ट्रैवल टेक नंबर्स फर्स्ट कट एटलीस्ट आपको अच्छे ही इसके दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 55% बढ़ा है, 9.25 करोड़ से 14.25 करोड़ और मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन हुआ है। 7.4% वाले मार्जिन्स अब इनके 10.4% आते हुए दिखे हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर रही है। QOQ बेसिस पर अगर आप देखें तो ये मैं परफॉर्मेंस बता रहा था, अच्छा आंकड़ा रहा है। और YY बेसिस पर भी इनकी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको आती दिखी। तो रेट गेन अच्छे नंबर्स ओवरऑल और स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में दिख रहा है। चुनिंदा और काउंटर्स भी हैं जो आपको इस समय मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात गैस में थोड़ी मूव आई है, इस पर रखिए नज़र। सुबह सचिन जी MGL के बारे में बात कर रहे थे। गुजरात गैस भी एक इंटरेस्टिंग काउंटर है जहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। MGL भी मूवमेंट दिखाई रहा है और इंडस टावर्स सुबह भी एक्टिव था, अभी भी एक्टिव है। 5.5% ऊपर इंडस टावर्स एक बार दिख रहा है। एक बार बंसल जी से इंडस टावर के चार्ट पर राय ली जाए। बंसल जी, जब से ये वोडाफोन रेजोल्यूशन आया है इंडस टावर्स में अच्छी मूव रही है और सुबह से ही गेंस दिखा रहा है 5% ऊपर सर, इस पर कोई राय? दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और बढ़िया रिवर्सल बना हुआ है और स्टॉक ने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो 158 के अराउंड एक डबल बॉटम भी लगाया है। तो जिनके पास है बने रहने की राय है, नई खरीदारी की भी राय है दीपांशु। और टेक्निकली आप देखें तो स्टॉक का नेक्स्ट हर्डल 175 के अराउंड आता है। तो हल्की फुल्की करेक्शन पे नई खरीदारी की जा सकती है। जिनके पास है बने रहें 175 के लक्ष्य के लिए। ओके, 175 के टारगेट के लिए बने रहिए। इस पर एक नई खरीदारी भी इसमें आप करके चल सकते हैं। चुनिंदा कंजम्पशन स्टॉक्स में मूव आ रही है। टाटा कंज्यूमर में अभी हल्की खरीदारी आई है। बर्जर पेंट्स ये एक और काउंटर है जहां पर आपको थोड़ा मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है। तो इन दोनों पर आप रखिए नज़र। देखते हैं यहाँ से अगर आप ये और मोमेंटम पकड़ते हुए दिखते हैं या नहीं, बट एक्शन यहाँ पर आ रहा है। एक्शन थोड़ा SRF में भी बना हुआ है। बाकी केमिकल स्टॉक्स हमने इस हफ्ते कवर किए हैं, SRF पर भी एक बार नज़र डालिए। सुमित जी जरा देखें सर, SRF इसमें थोड़ी मूव आ रही है अच्छी वाली। हिमांशु, SRF के अंदर एक मूव आया है। पिछले 7 दिनों के हाई भी ब्रेक हुए हैं और स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी फॉर्म किया है और वॉल्यूम्स के साथ ये कैंडल देखने को मिला है, जिसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 2325 से लेके 2350 रुपए तक के लेवल SRF में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग पोजीशंस को होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 2250 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 2325 रुपए से लेके 2350 रुपए तक के लेवल SRF में मोमेंटम के तौर पे 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
डेल्टा कॉप ये एक और काउंटर है और जबरदस्त मूव डेल्टा कॉप में आ रही है, 3.5% ऊपर अभी डेल्टा ट्रेड कर रहा है, 205 के लेवल पर आए। हिमांशु जी 2 दिन पहले मुझे याद है 195 की कॉल आपने खरीदवाई थी, कल भी आपसे इस पर राय ली थी, फॉलो ऑन बाइंग की आपने सलाह भी दी थी। आज डेज हाई पर इस समय डेल्टा है, तो 3 दिनों में बढ़िया मूव दिखा चुका है। अब क्या करना है, अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है और अगर नई पोजिशन लेनी है तो फिर क्या सलाह देंगे? बिल्कुल दीप देखिए, लगभग 185 रुपए के लो से 205 रुपए तक, यानी कि 20 रुपए का मूव स्टॉक ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाया है। मुझे लगता है जिनके पास ऑलरेडी लोअर लेवल्स की पोजीशन है और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो एक बार मुनाफा वसूल किया जा सकता है। और फ्रेश पोजीशन के लिए मेरा मानना है कि स्टॉक अगर वापस से 195 198 के जोन में आता है तो वहां पर वापस से रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनता है, जहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। पोजिशनल तौर पर 190 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाएं डिप पर। और पोजिशनल नजरिए से जैसा मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पर अपसाइड जो है वो 220 225 रुपए की हमें बार बार देखने को मिलती है, तो वो टारगेट्स अभी भी खुले हुए हैं। तो पोजिशनल बेसिस पर अभी भी आपको और अपसाइड आती हुई दिख सकती है। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया तो 3 दिनों में आपको बढ़िया मूव दिख रही है। स्क्रीन पर अच्छी तेजी बनी है डेल्टा कॉप, इस पर रखें नजर। और आशु सर से भी एक बार राय लीजिए। आशु सर, वैसे जब हम बात करते हैं वापस ये रेंज में आ जाता है, बट अच्छा खासा करेक्शन हुआ सर और उसके बाद अब थोड़ा रिवाइवल आया है, ये फाइनली थोड़ा मूवमेंट दिखाने की तैयारी में या फिर ये रेंज में ही अटका रहेगा? दीपांशु, लाइक मैनी अदर स्टॉक्स ये भी रेंज में ही है, 195 215। अभी आपने कहा जबरदस्त मूवमेंट आई है, तो मैंने बहुत दिनों बाद डेल्टा देखा तो देखा 205 है। जनवरी में भी 205 ही था दीपांशु, बट वो सब दीपांशु वो जो नैरो रेंज के अंदर ही हो रहा है ना, उसी में मतलब अब आप दीपांशु वजह से वही वो कहानी है ना, मतलब वो शराबी वाला डायलॉग जो बहुत फिट होता है, मतलब बार बार हम यूज करते हैं, आज इतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। मतलब कहाँ मूवमेंट आती थी स्टॉक्स में, मजा आता था। आज हम मतलब वो 195 वाला 205 आता है तो हम कहते हैं जबरदस्त मूवमेंट आ गई है, 215 वाला 205 आ जाएगा तो बहुत बड़ी गिरावट आ गई। अब इतने से ही संतुष्ट करना पड़ रहा है। बट ये दीपांशु कोई मजेदार मार्केट नहीं है, इसमें मतलब ना पैसे बनाना फॉर ए नॉर्मल ट्रेडर और ए नॉर्मल जो रूटीन मंथली ट्रेडर है उसके लिए बहुत मुश्किल है ये मार्केट। मतलब इतनी बोरिंग भी है, बोरिंग इसलिए क्योंकि वो नहीं है। तो कहाँ स्टॉक्स जा कहाँ रहे हैं? मैं तो इन्वेस्टर के लिए पूछता हूँ कि आज 1-1.5 साल से या 3 महीने से भी डेल्टा वही का वही अगर मैंने बेच दिया या ले लिया या लेके फिर बेच दिया, क्या 5 रुपए में आनी जानी हो रही है? दीपांशु, दिस इज नॉट, ये कोई मजेदार ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। यू बीइंग एन एंकर, आई बीइंग एन एस्पायरिंग एंकर एंड ए ब्रोकर, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, तो इसलिए छोटे छोटे ट्रेड ढूंढते रहते हैं, बट वैसे कुछ मजा नहीं है दीपांशु। अच्छा, 5 नहीं तो कितना, मतलब कितने रुपए में मजा आएगा आप ये बताओ। चलो 5 में नहीं आ रहा, समझ में आता है। एक मिनट आशु जी, एक मिनट कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। पहले मैं मेरे को ही बीच में रोक रहे, तो आप तो क्या फिर मुझे ही रोक रहे कुणाल जी, तो फिर जी कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, अनिल जी आज आपको बहुत बुरी तरह से अभी आशु जी ने इग्नोर किया। अनिल जी आपने उनसे एक गुजारिश की थी कि दिल है कि मानता नहीं का कोई गाना याद हो तो गुनगुना दीजिए अनिल जी। आपने कितने विनम्रता से उनसे ये प्रार्थना की, अनिल जी पूरी तरह नजरअंदाज कर गए अनिल जी। नहीं उन्होंने, तो अनिल जी मेरी ओर से भी अनिल जी कृपा करके दोबारा दोहरा दीजिए। नहीं, उन्होंने देश हित में नहीं सुनाया। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पहले 2 बार ऐसा वो कर चुके हैं, एक बार शादी में, एक बार किसी प्रोग्राम में, और वहीं पर उस कार्यक्रम का समापन समारोह हो गया। हमारा शो हमें 3:30 बजे तक चला रहा है, इसलिए राशिद में नहीं सुनाया। जी आशु सर, आप कुछ कहना चाहते थे? जी सर। अनिल जी, मैंने कहा मैं इसका जवाब आपको मतलब अपनी ओपनिंग कमेंट्री में दे चुका हूं कि वो ट्रेडिंग मूव्स मिली अदानी में रहे अनिल जी, ना चाहते हुए मन भी करना उसी में पड़ रहा है अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो। अनिल जी किसमें ये 5, ये कोई मजा नहीं है सच में अनिल जी, इसमें कोई मजा नहीं है। बात तो सही है अनिल जी, क्लाइंट के हित में भी नहीं है तो मैं ऐसी ट्रेडिंग करवा भी नहीं पाता हूँ। ठीक बात है, फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा खरीदने और जो हम बात ही करते हैं 50 60 70 100 पॉइंट का ही मूव हो, एग्जिट एंट्री और एग्जिट ना हो तो आपको मिले भी नहीं, और वो तो हमेशा होता नहीं है। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले ग्लेनमार्क के आने वाले हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स का अनुमान समझ लीजिए नूपुर से। नूपुर बताएं।
बिल्कुल सर, अच्छे नतीजे आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। जिस हिसाब से फार्मा कंपनीज की यूएस में सरप्राइज आ रहा है, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है यूएस सेल्स इस बार अच्छी आती दिखे। मैं आय बताती हूँ, 10% की ग्रोथ का अनुमान है। 3,307 करोड़ के आसपास कंपनी की आय आ सकती है। कामकाजी मुनाफा 580 करोड़ के आसपास आ सकता है, ये अनुमान है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, 17.4% से बढ़कर 17.6 18% के आसपास आ सकते हैं। और जो मुनाफा होगा वो 345 करोड़ के आसपास आ सकता है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की बात करें तो 9 से 10% की ग्रोथ का इस बार का एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे नजर रहने वाले कार्डियक और रेस्पिरेटरी थेरेपीज है, वहाँ से भी जो एक अच्छा हेल्दी रेवेन्यू आता है कंपनी का, वहाँ भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। यूएस सेल्स में 9 करोड़ डॉलर के आसपास रह सकती है इस क्वार्टर में, तो यूएस सेल्स पे नजर रहने वाली है। और प्राइस इरोशन के चलते जो कंसर्न्स पिछले क्वार्टर में थे वो अब थोड़े सॉर्ट आउट हुए थे, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। तो ऑल इन ऑल अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड है ग्लेनमार्क से। ओके, तो ये है ग्लेनमार्क के नतीजों से पहले आपके लिए अनुमान, और स्टॉक 1.25% मजबूत ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आज के सेशन में आपको। ये है अब तक का पूरा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते आगे, और आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लगभग सबके काम की खबर आपको बताते हैं। आप सोचते होंगे कि कोई भी स्टॉक आईपीओ में लिस्ट कैसे होता है, किस प्राइस पर होता है, मतलब इशू प्राइस जो भी है वो है, करेक्ट, इशू प्राइस तय होगी, अब लिस्टिंग कहाँ होगी। तो आपको पता है लिस्टिंग का शुरुआती आधा घंटा जो चलता है आपका प्री ओपनिंग सेशन, 9:45 पर ये प्री ओपनिंग सेशन खत्म होता है। यस सर। उस समय जो भी प्राइस होती है वो प्री ओपनिंग सेशन प्राइस तय हो जाती है 10 बजे से कंटिन्यूस ट्रेडिंग। यस। 9:45 पे जो प्राइस तय होती है शुरुआती ये आधे घंटे के ट्रेड के बाद, और उसके बाद उस प्राइस के ऊपर सर्किट फिल्टर डिसाइड होते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा किसी एक एक्सचेंज में बहुत ऊपर और एक में नीचे। यस। कभी ये भी देखा होगा कि आईपीओ लिस्ट बहुत ऊपर या नीचे हो रहा है और बाद में सर्किट टू सर्किट चल रहा है। ये जो लिस्टिंग के पहले की प्री लिस्टिंग प्राइस जो डिसाइड होती है, इसमें जो ये उतार चढ़ाव इतना ऊपर नीचे होता है, आप समझते हैं ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें जो कुछ भी गड़बड़ियां हो रही उसको रोकने के लिए सेबी नए नियम लाने पर विचार कर रही है। ये है इस वक्त की बड़ी खबर। पूरी की पूरी खबर, क्या गड़बड़ियां हैं, ये नए नियम क्या होंगे और इससे कैसे इसे रोका जा सकेगा, ये सब कुछ आपको बताने के लिए ब्रजेश सिंह हमारे सीनियर सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त। ब्रजेश बताइए क्या कुछ करने जा रही है सेबी। बिल्कुल, इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत बार लोग गड़बड़ियां इस तरह से करते हैं कि अगर उनको खरीदना है तो वो भाव इतने नीचे का डाल देते हैं, या उनको अगर बेचना है तो भाव बहुत ऊपर का जबरदस्ती डाल देते हैं, ताकि जो रियल प्राइस है वो ना हो करके एक इंडिकेटिव प्राइस ऐसी आए जो उनके फायदे में हो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अब इस नियम पर विचार किया जा रहा है कि आप जो भी ऑर्डर डालेंगे, चाहे वो खरीद का होगा या बिक्री का होगा, विद इन 5 मिनट्स आपको उसको मॉडिफाई करना होगा, उसके बाद आप उसका मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक ये अहम बात है। और अगर बदलाव करना है उस 5 मिनट्स में भी, अगर आपको बदलाव करना है, तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद के सौदों में भाव को बढ़ाने की ही छूट होगी, ना कि उसका प्राइस आप नीचे की तरफ रिवाइज कर पाएंगे। इसी तरह से अगर बिक्री वाला कोई सौदा है तो उस स्थिति में भाव को केवल नीचे करने की छूट मिलेगी, ना कि उसमें बदलाव और करने की। तो ये जो पूरी कोशिश है, और साथ ही आखिरी के जो 10 मिनट होंगे उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इस पूरी जो थॉट प्रोसेस है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग इस प्री लिस्टिंग की प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उनको रोका जाए। तो अगर प्री ओपनिंग सेशन में अगर कोई लोग बताते हैं ज़्यादा बाय के सौदे डाल दे लोग, और लिस्टिंग ऊपर हो रही है, ज़्यादा बेचने के नीचे के में डाल दिए, नीचे हो रही है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए कि अगर आपने ऑर्डर डाल दिया शुरुआती कुछ मिनटों के बाद, फिर उसको आपको बेहतर ही करना है, कम नहीं कर सकते। समझो आपने लेने का ये इंटरेस्टिंग, ये आइडिया किसका है? सेबी का ही है। एक और चीज़ इसमें जो सोची जा रही है वो ये सोची जा रही है कि क्या दोनों एक्सचेंजेस के ऑर्डर मैच करके, प्राइस मैच करके, क्या कोई इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली जा सकती है। दोनों एक्सचेंज, दोनों जो भी 2 या 3 एक्सचेंज जहाँ पे भी लिस्टिंग हो रही है, तो क्या सारे ऑर्डर्स के साइज को मैच करके क्या कोई इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली जा सकती है, ताकि और बेहतर तरीके से इसकी प्राइस डिस्कवरी हो पाए। अभी बहुत बार हमने ये देखा है कि जो 250 करोड़ या
के तक के जो इशू होते हैं वहाँ पर दिक्कत आती है, क्योंकि वो ट्रेड टू ट्रेड होते हैं और कई बार दोनों एक्सचेंजेस के भाव में काफ़ी अंतर होता है। तो उसको भी ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि क्या इस दोनों एक्सचेंजेस के प्राइस को मिलाकर क्या कोई इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली जा सकती है। तो इस पर भी चर्चा जो है चल रही है। एक आइडिया और है मेरे पास जी, प्री ओपनिंग सेशन में वो कर दो, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड टू ट्रेड। अच्छा हाँ नहीं, वो आदमी वही सौदा डालेगा जिसको वाकई में ट्रेड कर रहा है। नहीं एक्चुअली कई सारे छोटे आईपीओ में तो पहले 10 दिन लेकिन तो वो वैसे ही बात रहते हैं वो ना। भी है, उसको देखो हर चीज के फायदे नुकसान दोनों हैं। हाँ। आपने ट्रेड टू ट्रेड डाले बोला फिर प्राइस डिस्कवरी सही होएगा नहीं हो ही रही, नहीं। वो भी हो सकता उसमें भी है। होगा। फिर कुछ मजबूत लोग होंगे वो अपने हिसाब से प्राइस डिस्कवरी करा लेंगे। समझो किसी को 50,000 शेयर लग गए तो वो कुछ भी नीचे का भी ऊपर का भी करवा सकता है। किसी के पास पैसे हैं तो ऊपर नीचे का, तो वो नुकसान फायदा तो हर एक का है। आई एम श्योर जो भी सेबी इस पर नए नियम लाने की कोशिश करिए वो सोच समझ कर और बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी जिसमें एक तय समय के बाद, सपोज जैसे आज आपने ऑर्डर डाला 5 मिनट 10 मिनट बाद आप उसको बेहतर ही कर सकते हो। यानी कि लेना है तो ऊपर करो, बेचना है तो नीचे करो। सो इट मीन्स मतलब सीरियस इंटेंट है तो ही आप ऑर्डर डालिए, आप मस्ती के लिए नहीं, प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए मत ऑर्डर डालिए। तो मैं अभी जैसे आजकल रोज प्री ओपनिंग सेशन सुबह 9 बजे होता है, तो 9 बजे जैसे ही शुरू होता है और मैं इग्नोर कर देता हूँ उसको, और मैं इग्नोर करके दीप के पास ले जाता हूँ। अच्छा दीप बताइए करेंसी मार्केट कमोडिटी बाजार कैसे खुले, क्योंकि मुझे मालूम है ये मस्ती चल रही है। होगा तो 9 बजे के 5 मिनट के बाद ही सीरियस जिनको कैंसिल करना कराना है 9:07 से 8 मिनट के बीच में प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता है, और वो भी बहुत कम वॉल्यूम पे होता है। तो ऐसे ही कुछ होने लगा कि 9:45 पे फिर वसीम साहब होंगे जब सेटल हो रहा होगा प्री ओपनिंग सेशन का प्राइस। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके लिए होते दिख रहे हैं। और कब से लागू होने की संभावना कब तक बनेगी? अभी इस पर चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा बदलाव है जिसमें बहुत सारे लोगों के हित जुड़े होंगे, तो और ख़ास तौर पर एक्सचेंजेस को काफ़ी काम करना होगा इस पूरे मैकेनिज्म पे, और सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या इसके कुछ नेगेटिव्स हो सकते हैं, क्या इसमें कुछ रिस्क भी हो सकता है क्या। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं, चर्चा में हैं। तो आम तौर पर उम्मीद करना चाहिए कि करीब करीब 6 महीने के बाद हम नियम देख सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए राय। आशु सर भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी अपनी देना चाहते हैं, सर बताएं। नहीं अनिल जी, मैं ना ब्रिजेश पे विशेष टिप्पणी देना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले मैंने कहा था कि जितने भी वो जो क्या कहते हैं फैंसी और ग्लैमरस अपडेट्स हैं वो आशीष देता है और ये बोरिंग वाले ब्रिजेश। बट अनिल जी मतलब इस बार तो जब हम आए बजट पे तो मतलब बिकॉज ऑफ जो कवरेज ब्रिजेश करता है, ब्रिजेश इतनी डिमांड में था। मतलब जो रिसेंट चेंजेस एक्सचेंज में, सर्कुलर्स में, सेबी में सब चीजें हो रही हैं, आई थिंक हर एनालिस्ट अनिल जी जो मैक्सिमम टाइम था ना वो कोशिश कर रहा था कि ब्रिजेश के साथ बिताए। तो अनिल जी ब्रिजेश से इस बार आप पार्टी लेनी है। मतलब सडनली मतलब हिज वैल्यूएशन इस बिल्कुल स्काई हाई हो गई है। ये तो बात है। देखो जब आप किसी को, आशीष जी आप बहुत सारे और एक्सपर्ट्स को भी नजदीक से पहचानो सर, आपकी ओपिनियन बदल जाएगी। क्यों कुणाल जी? अनिल जी एक मिनट रुके जरा जाए ले लो। कुणाल जी का है जी, मैं तो जी कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी। मैं तो कब से यही कह रहा हूँ अनिल जी, थोड़ी नजर का फेर है अनिल जी। तो अनिल जी मैं आपने नोटिस नहीं किया होगा, कई बार आशु जी चश्मा पहन के कॉल देते हैं, कई बार चश्मा उतार के कॉल देते हैं। तो अनिल जी उसी का ये सब अनिल जी फेर है, चश्मा पहने रखे जिससे साफ दिखे अनिल जी। जी आशु जी अब आप बोलिए। नहीं अनिल जी मेरे को ऐसा कुछ एनालिस्ट से नहीं। अनिल जी मुझे चार्ट समझ नहीं आते हैं अनिल जी। चार्ट्स मुझे लगता है बिहाइंड द कर्व है। मेरी लड़ाई सिर्फ उसी चीज की अनिल जी, किसी एनालिस्ट से एक्चुअली नहीं समझ में आता, उसका भी लॉजिक और रीजन है। एक्चुअली आपने हमेशा कुणाल जी और राकेश जी से चार्ट समझने की कोशिश की, बार बार की, ऐसा भी नहीं कि नहीं की हो, लेकिन आपने फीस कभी दी नहीं तो उन्होंने भी ढंग से सिखाया नहीं। जिस दिन उन्हें पूरी फीस मिलेगी उस दिन वो बराबर से सिखाए गए। आइए तब तक सेठी साहब का स्वागत किया जाए। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब फरमाए सर। गुड आफ्टरनून जी। वेरी गुड आफ्टरनून जी। अनिल जी बाजार तो बहुत ही डल और बोरिंग है, बट फिर भी 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें खरीदारी करने की सलाह। ओके बताएं सर। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, एक पेपर सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, TNPL के नाम से ट्रेड होता है। 242 243 के लेवल्स पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
ये एक दिग्गज पेपर और पेपर बोर्ड बनाने वाली कंपनी है और इसके अलावा ये सीमेंट के भी अच्छे खासा इनका कारोबार है। सीमेंट बनाती है वेस्ट से, फ्लाई ऐश से, और अराउंड 3.28 लाख टन की कैपेसिटी है। फिर कैप्टिव पावर है 140 मेगावाट का। अनिल जी, इस स्टॉक को आज पिक करने के पीछे कारण है कि जो पेपर सेक्टर की कंपनियों के जो नतीजे आए हैं, नतीजे बिल्कुल तोड़फोड़ आए इस क्वार्टर में। हमने सेसासाई पेपर देखा, जेके पेपर देखा, और अभी कुछ 10-15 मिनट पहले वेस्ट कोस्ट पेपर के भी नतीजे आए। बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं और इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं सोमवार को। मुझे लगता है नतीजे इसके बहुत ही जबरदस्त रहेंगे। सितंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 111 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में पैट था, जो पिछले साल 4 करोड़ का पैट था सितंबर क्वार्टर में। और बाकी एफआईआई डीएच भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है उनका, जिसमें प्रोमिनेंट है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और इन्होंने एक अपना पल्प मिल भी कमीशन किया है 1-2 क्वार्टर पहले, तो उससे मार्जिन में और सुधार नजर आएगा। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 260 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 235 रुपए का। 235 का स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट खरीदारी की राय। पहला स्टॉक बताएं सर, दूसरा भी। दूसरा स्टॉक अनिल जी बैंकिंग स्टॉक है। मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, बट अब चलना चाहिए। और मैंने हाल ही में एक सिटी यूनियन बैंक दिया, वो भी अच्छा ही कर रहा है। फिर जो थर्सडे के शो में आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक पे भी मेरा कॉल था, वो भी दे डूइंग वेल। अनिल जी, जो स्टॉक है आज का, वो छोटी साइज का, छोटी प्राइस का बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का नाम है यूको बैंक। इसके इस तिमाही के नतीजे आ गए, बहुत ही अच्छे नतीजे थे दिसंबर तिमाही में। हर फ्रंट पे इंप्रूवमेंट है। एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला। पैट आया 652 करोड़ का, जो पिछले साल इस तिमाही में 310 करोड़ का पैट था, मतलब डबल से ज्यादा। आप ग्रोस एनपीए देखेंगे, वो पिछले साल अगर 8% थे इस क्वार्टर में, तो 5.63% हो गए। एनएनपीए भी घट के, मतलब 2.81% से घट के 1.66%। तो हर तरह से कंपनी के परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त सुधार देखने को मिला और मुझे लगता है अब यहाँ से बैंकिंग सेक्टर ठीक करना चाहिए। तो ये स्टॉक भी अपने जो रिसेंट हाईज है, 38 रुपए के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 31 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 26.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो ये है आपके लिए यूको बैंक और साथ ही टीएन न्यूज प्रिंट, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, दोनों पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कॉल्स देने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। डाउ फ्यूचर्स 37 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट। पिछले कुछ मिनटों में नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की गिरावट आई है, बट एसेंशियली फ्लैट ही है सुबह से। अनिल जी, कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पर दिखा नहीं है। यूरोप में हल्की नरमी है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं। कच्चे तेल पर रखनी है नज़र। ये जो रशिया का अनाउंसमेंट है, उसके बाद अब इंटरनेशनल प्राइसेस भी 2.5% ऊपर हो गए, तो कच्चा तेल थोड़ा आपको दौड़ते हुए दिख रहा है। एशिया मिला जुला था। बताएं सर, क्या करना है? बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, ये करना है। गिरावट में टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है और उछाल में टुकड़ों टुकड़ों में बेचना है। यही होगा दीप, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मार्केट वैसा ही है। आज का हाई और लो पहले समझ लीजिए। 17,876 का हाई हमने निफ्टी पर बनाया है, कल के हाई से थोड़ा नीचे, और आज का लो है 17,800 का, कल के लो से थोड़ा ऊपर। कल के हाई से हमने करीबन ये समझ लीजिए 30-35 पॉइंट नीचे हाई बनाया है, और कल के लो से करीबन हमने 20 पॉइंट ऊपर का हाई बनाया है। तो मतलब कल की रेंज के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, बाहर निकले नहीं। अब करना क्या है? 17,850 पर आप हैं, 17,800 के नज़दीक लेना है, 17,900 के नज़दीक देना है। अगर वापस 17,900 के करीब आए तो देना है, 17,800 के नज़दीक आए तो लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 17,800 के पुट पर 82 लाख शेयर हैं और 17,900 के कॉल्स पर 70 लाख समझ लीजिए राउंड फिगर में। 17,800 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क दिन के लिए अब बची नहीं है, क्योंकि 17,800 के नज़दीक आप पहुँचेंगे तो 17,800 पे जो कॉल राइटर बैठा है 67 लाख शेयरों का, वो भी अपनी पोजीशन कवर करने की कोशिश करेगा। तो 17,800 क्लोजिंग बेसिस पे तो मेंटेन हो जाएगा। 17,900 भी पार करना मुश्किल है क्लोजिंग बेसिस पे, 70 लाख शेयर वहाँ भी है। सो आप मोटा मोटी वहीं आकर बंद हो जाएंगे 850-900 की रेंज में। लगातार तीसरा दिन ऐसा हो सकता है कि आप 17,850 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करें। तो निफ्टी कहीं कोई बड़ा मूव आपको आखिरी 1 घंटे में दिखाने वाला है नहीं, ऐसा लग रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी। यहाँ के डेटा दीप जो है ना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जो होगा आगे डायरेक्शन के लिहाज से वो बैंक निफ्टी से होगा। अच्छा, क्यों? 41,500 के पुट और कॉल दोनों पर बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है,
41,500 के पुट पर है 44 लाख शेयर और 41,500 के कॉल पर हैं दीप, वो है 33 लाख शेयर। पिछले 3 दिन से आप 41,500 या इसके आसपास ऊपर 41,490, 537, 554 यानी 41,500 के आसपास आप क्लोजिंग दे रहे हैं। आज भी ये होगा क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 41,500 के नीचे जाने नहीं देगा। 41,600 के आसपास आपको आके हल्की रुकावट है। अगर आज 3 बजे के पहले आप 41,600 को पार करके टिक गए तो 41,725 और 41,775 तक जाने की कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी की, लेकिन 3 बजे के पहले निकलना जरूरी है और थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। सो आई थिंक 41,500 के आसपास ही वक्त बिताकर बैंक निफ्टी यहीं बंद होने की कोशिश करेगा। ज़्यादा बड़ा मूव लग नहीं रहा है कि दोनों तरफ में से किसी एक तरफ आए। अगर आया तेजी की तरफ पहले तो बैंक निफ्टी से आना चाहिए, न कि निफ्टी से। ओके, तो बैंक निफ्टी अगर दिखाएगा तो कुछ कमाल तो ही होगा। हाँ ठीक है, ओके नजर रखेंगे। वैसे बैंक निफ्टी अनिल जी वही 30 अंक नीचे आ गया, 30 अंक ऊपर 30 अंक नीचे, वैसे ही एक्शन आ रहा है सर, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। बट बैंक की बात निकली, अभी सेठी साहब यूको बैंक की बात कर रहे थे, आइए सिटी यूनियन बैंक की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इसके आने वाले हैं नतीजे। कैसे रहेंगे नतीजे, कल आने वाले हैं तो रिएक्शन आपको मंडे को ही मिलेगा। अरमान से जानते हैं। अरमान बताइए क्या अनुमान, स्टॉक भी वैसे ठीक कर रहा है इस समय? जी बिल्कुल, नतीजे का अनुमान भी ऐसा ही है कि नतीजे जो है लगभग बढ़िया आने का ही अनुमान है। आप लगभग देखेंगे एनआईज लगभग 20% के आसपास की वहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी। हालांकि अगर आप ट्रेजरी आय देखेंगे जो कि नॉन इंटरेस्ट इनकम में है, वहाँ पर आपको कमी संभव है। पर अगर आप एनआईएस की बात करें वहाँ 20% की ग्रोथ है, मुनाफे में भी लगभग आपको 25% की ग्रोथ दिखेगी। और जीएनपीएस देखिए या एनएनपीएस देखिए, दोनों में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। जो जीएनपीएस 4.36% से गिरकर लगभग 4.3% के आसपास आने का अनुमान है और एनएनपीए भी वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत अच्छा खासा जो है वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। 2.7% से गिरकर लगभग 2.6% आने का अनुमान है, क्योंकि उसके साथ जो नए एनपीए हैं वहाँ पे कमी का अनुमान है और जो रिकवरी है वहाँ पर भी जो अच्छी होने की उम्मीद है। उसी के चलते अगर आप देखेंगे निम्स की बात करें तो निम्स में भी लगभग 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स का आपको अच्छा खासा जो है वहाँ पर ग्रोथ दिख सकता है। और अगर आप डिपॉजिट की बात करें या लोन ग्रोथ बात करें वहाँ पर भी 10 से 15% की आपको ग्रोथ दिख सकती है। तो ओवरऑल आपको निम्स थोड़े बेहतर होते हुए दिखेंगे, एनएनपीए या जीएनपीए देखेंगे वहाँ पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा और एनआईएस भी लगभग 20% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक, इस पर रखिए नजर। एक चार्ट चेक भी लिया जाए सिटी यूनियन बैंक। सुमित जी जरा देखकर बताएं सर 160 का लेवल। दिवांशु, सिटी यूनियन बैंक के अंदर लोअर लेवल से रिबाउंड है। पिछले 10 दिनों के अंदर स्टॉक ने 150 के लेवल से रिबाउंड दिखाया। स्टॉक के अंदर और तेजी बनेगी जब स्टॉक एक बार 160 के ऊपर क्लोजिंग देगा। 160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और फिर ऊपर में 165 से 170 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 160 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक इसकी जो रेंज बनी है 155 से 160 की बनी है, 155 के नीचे ही खराब होगा और 160 के ऊपर ही नया तेजी का मूव आएगा। ये रेंज सीयूबी सिटी यूनियन बैंक की पकड़ के चले। ओके, तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक पर राय सुमित जी की तरफ से। आइए एक बार फिर से वसीम साहब से मुलाकात करने का है वक्त। वसीम साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर इस वक्त आपकी तरफ से आउटलुक और अपडेट्स दोनों। हाँ, गुड आफ्टरनून जी सर। सुबह नीचे था, टाटा मोटर टॉप गेनर हो गया। अब 435 वाला 448 बिक गया है और टाटा केमिकल 1015 वाला 1028। आपको बाकी भी जो नाम है एल&टी, वेदांता, दोनों पे मेरा बहुत बड़ा बाय है। वेदांता एल&टी या नो ब्रेनर। एल&टी इज द बेस्ट प्ले ऑन द कैपिटल इक्विपमेंट और आप देख ही रहे हो तो 2400 का टारगेट एल&टी पे और वेदांता पे 360 365 का टारगेट वापस मैं बोलता हूँ। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। जी सर प्लीज बताएं। अनिल जी देखिए, आईडीएफसी पेरेंट ने कहा है कि वो आईडीएफसी फर्स्ट में कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे। दैट मीन्स दे आर वेरी बुलिश, दे वांट टू पुट मनी इनटू दैट। सेकेंडली, वोडाफोन ने जो 10 रुपए पे गवर्नमेंट को दिया है उससे जो एसेट क्वालिटी की डिटीरियरेशन है वो और क्लियर हो गई एंड दे हैव ऑलरेडी प्रोविजन 80% एज आईडी। तो मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट इज अ नो ब्रेनर। ये 57.58 में लीजिए, 56 रुपए का स्टॉप लॉस है, 62 का पहला टारगेट और 64 का दूसरा टारगेट। दिस इज द बेस्ट मिड कैप बैंक और मैं रीट्रेट करता हूँ ये 1 साल में ये ट्रिपल फिगर्स में जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट इज माय टॉप पिक। दूसरा मुझे लगता है डीएलएफ इस भाव पे बहुत बढ़िया है। देयर कमर्शियल रियल एस्टेट एंड रीट्स आर डूइंग वेरी वेल। 357-58 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 349, 370 का टारगेट। और दोनों मैं रीट्रेट करता हूँ, वेदांता एंड एल&टी। वेदांता एल&टी होल्ड करे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डीएलएफ 2 और स्टॉक है जो वसीम साहब की पसंद के हैं आपके लिए।
आइए बढ़ते हैं आगे। और बसंत साहब पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये दोनों पिक्स और साथ ही अपडेट्स देने के लिए। बाजार थोड़े से नीचे आते दिखे, 17,825 के आसपास निफ्टी आता दिख रहा है। अब 70 अंकों का नुकसान है। वजह है कि लाल से हरे से लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर जो 25 पॉइंट ऊपर थे अब 15 पॉइंट रह गए हैं ऊपर। ये है कुछ तो करवाइए ना, तो टेस्ट मैच में कुछ हो रहा है ना मार्केट में कुछ हो रहा है। स्क्रीन में टेस्ट मैच में भी हो रहा है, जो टेस्ट मैच में हो रहा है वही मार्केट में हो रहा है। अभी रोहित शर्मा आउट हुआ थोड़ी देर पहले। धैर्य की परीक्षा सीमेंट पर रखिए सर नजर। ये एक स्पेस है जिसमें थोड़ा रोटेशन है और दो काउंटर्स स्पेशली इंडिया सीमेंट्स और जेके सीमेंट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मूव आ रही है। इस पर एक व्यू रखेंगे। आइए तब तक एक कॉल आ रही हिमांशु जी की तरफ से, उनके पास चलते हैं। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, कोल इंडिया का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है और आज यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन में से ब्रेकडाउन विजिबल है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स में 212.80 213 रुपए के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर चले। 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। डाउन साइड में मेरा ऐसा मानना है कि 205 204 रुपए तक के टारगेट्स मंडे के सेशन तक देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहां पर ये ब्रेकडाउन इस्टेब्लिश कंफर्म हो जाता है तो 200 रुपए तक के लेवल्स आपको इस एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। तो कोल इंडिया में बिकवाली करके चलने की सलाह है। तो कोल इंडिया में सेल कॉल आ रहा है आपके लिए। ये इंटरेस्टिंग कॉल आई है हिमांशु जी की तरफ से। और स्टॉक में भी थोड़ा प्रेशर है। 205 तक के आपको टारगेट यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। इंडिया सीमेंट स्टॉक्स मूव कर रहे हैं और इंडिया सीमेंट में एक मूव भी आपको आती हुई दिख रही है। बंसल जी जरा देखेंगे सर, इंडिया सीमेंट का चार्ट डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, इसमें ऑलमोस्ट 2% ऊपर। जी दिवांशु, इंडिया सीमेंट में भी सारा सीमेंट अच्छा लग रहा है और इंडिया सीमेंट का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है। टेक्निकली नीचे में 193.5 एक अच्छा सपोर्ट है, तो 193.5 के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है और 199 201 यहाँ पर ऊपर के टारगेट बैठते हैं। तो इंडिया सीमेंट पर खरीदारी की राय है। इंडिया सीमेंट पर खरीदारी की राय है और जेके सीमेंट ये भी एक और काउंटर है जिस पर आपको मूव करनी है। वोल्टास, इस पर भी रखिए नजर। नतीजे बेहद खराब थे, नेगेटिव मूव भी आए और अब आपको रिकवरी भी आती हुई दिख रही है। तो वही बात है, आई थिंक रिजल्ट से पहले अगर स्टॉक का ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है तो फिर खराब रिजल्ट्स पर भी आप थोड़ा एक्शन इस पर देखते हैं। और डेज हाई पर वोल्टास इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, 850 का लेवल वोल्टास सर। देखिए करेक्टेड स्टॉक है दीपांशु और करेक्ट होने के बाद 750 का एक मेजर सपोर्ट रीजन है, वहां तक ये स्टॉक करेक्ट हुआ और वापस से इसमें पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि इस पुल बैक में और कुछ स्टीम बाकी है और बहुत मुमकिन है कि 900 रुपए के लेवल्स भी आपको वोल्टास में एक बार के लिए देखने को मिले। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। अगर आपने हाल फिलहाल में खरीद की है तो एक स्टॉप लॉस रख लें 800 रुपए का और मुझे लगता है कि स्टॉक 900 तक जाना चाहिए। 900 तक आपको जाते हुए दिख सकता है वोल्टास। ये एक काउंटर है। नतीजे तो खराब थे बट ऑलरेडी स्टॉक की इतनी पिटाई हो चुकी थी, अब वो मूव कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जहां पर मूवमेंट आया है, रूट मोबाइल। जरा इसको पुल अप करते हैं। 3% ऊपर रूट मोबाइल आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो उस पर एक अच्छी मूव आ रही है और अभी अभी एक स्पाइक भी बना है। सुमित जी, रूट मोबाइल सर लंबे समय बाद इसकी बात हो रही है, 1280 का लेवल, बट अभी पिछले 5 मिनट में अच्छा एक्शन बना है इसमें। दीपांशु, रूट मोबाइल के अंदर लास्ट 2 दिनों से एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक नीचे के लेवल से करीब करीब 100 रुपया ऊपर आ चुका है और अभी भी लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। रूट के अंदर 1300 का लेवल निकलने के बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और 1350 रुपए तक के लेवल रूट मोबाइल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। नीचे के अंदर 1250 1260 का सपोर्ट है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 1250 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 1300 का लेवल निकलने के बाद 1350 रुपए तक के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में रूट मोबाइल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, रूट मोबाइल इस पर एक मूव आ रही है। आई थिंक सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी है। बिगुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल ही रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 330 रुपया, 331 रुपया, 331। स्टॉक का नाम है अपोलो टायर। अपोलो टायर के अंदर सेलिंग प्रेशर है। अपोलो टायर के अंदर कल का लो ब्रेक हुआ है। अपोलो टायर के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से दबाव देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें, यहां से एक फॉल देखने को मिलना चाहिए जिसमें 10 से 15 रुपए का फॉल अपोलो टायर में यहां से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। 336 रुपया, 337 रुपया ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 336 का स्टॉप लॉस लगा के अपोलो टायर में यहां पे बिकवाली करें।
नीचे में जो इसका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 320 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 318 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 320 से 318 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें अपोलो टायर। 320 और 318 ये दो टारगेट के लिए अपोलो टायर्स। 320 तो स्टॉप लॉस नहीं 336। हाँ 336 और हाँ 336 और सेल शॉर्ट है 336 स्टॉप लॉस है, 320 और 318। ओके शॉर्ट कॉल है, करेक्ट। ओके तो कोल इंडिया और अपोलो टायर दो शॉर्ट कॉल आ गए बैक टू बैक एकदम। निफ्टी भी 50 पॉइंट नीचे हो गया सर। डाउ फ्यूचर बहुत तेजी से ऊपर आया, हाँ एकदम स्पाइक आई है 20-25 पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है कि 25 पॉइंट से 35 पॉइंट। आशु जी आजकल इसी को स्पाइक माना जाएगा, 35 पॉइंट और 20 पॉइंट 55 पॉइंट का मूवमेंट स्पाइक ही माना जाएगा, नहीं? हाँ डेफिनेटली वैसे ही है। तो आजकल के मूड माहौल को देखते हुए एक स्पाइक आया है डाउ फ्यूचर में, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी रिकवरी आने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त आपके सामने। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके आएंगे रिजल्ट्स कल, अनुमान के साथ तैयार है कुशल, बताएं। सर नंबर्स के लिहाज से अगर आप आए देखें तो 15-15.5% की ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि टॉप लाइन में जो रियलाइजेशंस हैं करीबन 17-18% की यहाँ पर शामिल है, और इस वजह से यहाँ पर नंबर्स ओवरऑल जो रेवेन्यू फ्रंट पे उसमें अच्छे नंबर्स आ सकते हैं 2342 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा यहाँ पर भी ग्रोथ रहेगी, बट रिलेटिवली ग्रोथ कम हो जाएगी, करीबन 8-9% की ग्रोथ के साथ 482 करोड़ पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी आ सकता है, क्योंकि यूरोप में जो मांग घटती हुई दिखी है उस वजह से इनके वॉल्यूम्स पर असर आता हुआ दिखा, जिसके कारण ये परफॉर्मेंस आ सकती है। इस वजह से कंपनी की मार्जिन्स 21.8% पिछले साल थी, और इस बारी 20.6% के मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के मुनाफे पर भी आता हुआ दिखेगा, जिस वजह से 7.5% तक की कटौती पिछले साल के मुकाबले हो सकती है। 304 करोड़ ये आंकड़ा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कंपनी रिपोर्ट करेगी, लेकिन आगे के लिए कंपनी का क्या आउटलुक है, खासकर जो ऑफ हाईवे टायर्स हैं उसको लेकर कंपनी की क्या डिमांड है यूरोप से और बाकी जहां भी देश पे ये एक्सपोर्ट करती है, जिसमें इनका बड़ा रेवेन्यू चंक आता है, उनको उसको लेकर क्या आउटलुक है, उन रीजन्स को लेकर ये देखना इनके नंबर्स में काफ़ी अहम हो जाएगा। ओके ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अभी अपोलो टायर्स पर सेल कॉल भी आया और सही समय पर आप बालकृष्ण का प्रीव्यू भी ले आए। सुमित जी अपोलो टायर्स पर तो आप सेल कॉल दे रहे हैं, बालकृष्ण पर क्या राय देंगे? देखिए दीपांशु, ये स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन स्टॉक के अंदर अभी ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 2325-2330 के आसपास 2330 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ये लेवल टूटेंगे, इसके बाद ही इसके अंदर एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं, तब तक एक बार फ्रेश बाय करना नहीं है। और नीचे में अगर 2270-2275 का लेवल टूट जाता है तो फिर इसके अंदर भी दबाव आएगा और नीचे में 2200 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से इसको भी एक बार वेट एंड वॉच करें। अगले हफ्ते जब इसके अंदर कुछ मोमेंटम बने और ब्रेकआउट आए तब फ्रेश बाय या सेल बनेगा। फिलहाल एक बार जस्ट ऑब्जर्व करें इसको। तो ये है आपके लिए इस समय बालकृष्ण पर राय। इस बीच अनिल जी कुछ खबरें आ रही हैं, ये रॉयटर्स की खबर है और रॉयटर्स की भी एक्सक्लूसिव खबर है, तो सोर्सेज ही रॉयटर्स को ये बता रहे हैं। सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा है अदानी लिंक्स 2 मॉरिशस बेस्ड फंड्स के, जो इनका अभी एफपीओ कैंसिल हुआ था उससे जुड़े 2 फंड्स में सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सेबी देख रहा है कि क्या कोई एंकर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने शेयर सेल से हिस्सा लेने में पीछे हट गए, पहले कमिट किया और फिर वापस पीछे हट गए, क्या ये हुआ है? साथ ही इलारा और मोनाक नेटवर्क, इन पर भी एक जांच करने वाली है। ये बुक रनर थे एफपीओ के लिए, तो इन पर भी जांच की जा रही है कि क्या इनका भी कुछ रोल था। जो एफपीओ के समय हमने देखा स्टॉक में इतनी वॉलेटिलिटी आई, ऑफ कोर्स वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी थी, बट इस स्पेसिफिकली खबर ये है सर कि 2 मॉरिशस बेस्ड फंड्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस कैंसल्ड एफपीओ में। देख रहे हैं कि क्या इन एंकर इन्वेस्टर्स का कोई कनेक्शन था अदानी ग्रुप के साथ या नहीं, और साथ ही मोनाक और इलारा पर भी ये जांच की जाएगी। तो ये खबर रॉयटर्स की तरफ से आ रही है, उनकी एक्सक्लूसिव जांच सेबी के द्वारा तो रॉयटर्स ये कह रहा है, और रॉयटर्स की सोर्स बेस्ड स्टोरी ये है कि अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आया था और जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था, और उसमें 2 इन्वेस्टर्स उनके जो सोर्सेज हैं उनकी जांच की जाएगी कि क्या कोई मॉरिशस बेस्ड कंपनीज या उनसे लिंक किसी तरह का है। और दूसरी खबर ये कि जो 2 बुक रनर्स थे, एक मोनाक कैपिटल और दूसरा इलारा, इन दोनों के भी रोल को जांचा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है।
तो ये बड़ी खबर आती दिख रही। तो सेबी की तरफ से जांच का ये पहला खबर वाला मामला आता हुआ दिख रहा है। इसलिए दीप हम लगातार ये कह रहे थे कि कुछ न कुछ खबर यहाँ पर चलती रहेगी जो आती रहेगी, और देखिए स्टॉक भी उसी हिसाब से रिएक्शन में भी आते हुए दिख रहे। तो प्रोमोटर ग्रुप से क्या किसी तरह का कोई लिंक है या किसी तरह का कोई उनके आपस में इंटरेस्ट है, और क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें आती हुई दिख रही जो आपको नजर आ रही है। एसेंशियली 2 फंड्स जो इस एफपीओ में पैसा लगा रहे थे, मॉरिशस बेस्ड फंड्स, क्या उनका प्रमोटर ग्रुप से कोई लिंक है या नहीं? ये जांच किए जाने, ये देखा जाए। ये है इंटरेस्टिंग चीजें, और जाहिर सी बात है कि बड़े वोलेटाइल स्टॉक हैं अदानी एंटरप्राइजेज। जरा एक बार कुणाल जी चार्ट देखिए, राय दीजिए। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉसेस क्या होनी चाहिए, शॉर्ट है तो क्या होनी चाहिए, फ्रेश कुछ बनानी है तो भी बताइए। अनिल जी देखिए, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड वॉलिटिलिटी हमने स्टॉक में देखी है, और जिस तरह का अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि एक बेस बन चुका है अब 1600 रुपए के आसपास, और मुझे नहीं लगता अनिल जी कि 1600 के नीचे तुरंत स्टॉक डिप करना चाहिए। अगर जाता भी है तो वहां पर काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और ऊपर 2200 रुपए, अब ये लेवल्स काफ़ी दूर है, लेकिन जिस तरह की वॉलिटिलिटी है उसमें के मद्देनजर यही लेवल्स हैं। 1600 से 2200 के दरमियान मुझे लगता है ये स्टॉक एक बेस बनाएगा। 2200 जो कि अभी एक रिसेंट स्विंग हाई है, अगर वो लेवल पार हो जाए तो स्टॉक में फिर आपको एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ट्रेड वही करें जो इसकी वॉलिटिलिटी को पचा सकते हैं। 1600 से 2200 ये 52 हफ्तों की रेंज है या 52 घंटों की? अनिल जी देखिए, जिस तरह का सूरत हाल है अनिल जी, ये 52 मिनटों की भी रेंज हो सकती है अनिल जी, जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है। बट वैसे अनिल जी ये मुझे लगता है मेजर लेवल्स। वाह वाह, आशीष जी क्या कहेंगे? जो आप कह भी रहे हैं कि बात भी सही है आपकी, आप जो शुरुआत में भी कह रहे थे कि लोगों को ट्रेड तो यही करना है, खबरी कैसी भी आओ, कुछ भी आओ, ऊपर आओ नीचे आओ, लेकिन क्या वाकई में इस तरह के जो वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, जैसी तैसी अच्छी बुरी खबरें जो आती रहती है, करना चाहिए, दूर रहना चाहिए? अनिल जी करने का मजा इसी में है। अभी अनिल जी मतलब फिर मैं मतलब ये ट्रेड दे नहीं रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, बट अनिल जी अदानी एंटरप्राइजेज में पैनिक आए तो अदानी पोर्ट में बाइंग करनी चाहिए। अदानी पोर्ट में कोई बहुत अच्छी ऊपर न्यूज आया तो अदानी एंटरप्राइज सेल करना चाहिए। अनिल जी देखिए अब रेंज बन गई है, नीचे जो हमने बोला था 1000, 1200, 1300, ऊपर में 20, 2100, लेकिन अनिल जी फंडामेंटली अदानी पोर्ट बेटर काउंटर है, और अदानी एंटरप्राइजेज में तो अनिल जी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता ये 2100, 2200 का भाव भी कोई मतलब टिकना चाहिए। बट अनिल जी अब इसमें आप ट्रेडिंग ढूंढ सकते हैं, ये जैसे आपने बिल्कुल कुणाल जी ने ठीक बोला, 52 मिनटों में भी कुछ ना कुछ इधर उधर कर सकते हैं। तो अनिल जी एक्सट्रीम पैनिक में मतलब ये अभी आपने बोला था ना बाय एट डिप्स एंड सेल एट बाउंस, तो अनिल जी वो नहीं है, बाय एट पैनिक्स एंड सेल एट मतलब जो रिवर्सल आता है, इनमें तो वही ट्रेड है। अभी अनिल जी 1950 के अराउंड था, तो मतलब एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें एक थोड़ा आशीष जी थोड़ा ऑब्जेक्शन आया, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया। बाय एट पैनिक, सेल एट रिवर्सल, मतलब खरीदने के लिए तो इंतजार करो लंबा, पैनिक आने दो, और बेचने के लिए तुरंत, बहुत नाइंसाफी है। अनिल जी देखिए मैं अभी भी आपको एक बोलता हूं कि अभी भी अनिल जी मार्केट, मैं बोल रहा हूं कि हमने बुल स्प्रेड भी दिया कि 18,000 जा सकता है, देखिए प्लेन वनीला कॉल नहीं, लेकिन अनिल जी नीचे का घर खुला है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर नीचे की हमें फिर किसी वजह से अगले 15-20 दिन, महीने में एक फिर शार्प करेक्शन बड़ी मिल जाए। सो अनिल जी ऊपर का घर अभी भी पैक्ड है, नीचे का घर ओपन है, तो उस चीज के लिए अनिल जी वो ध्यान तो जरूर रखना है। नीचे का पैनिक अभी भी आ सकता है, और ध्यान रखिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए। बट स्पेसिफिकली अदानी ग्रुप की क्योंकि बात निकली है, अभी हम बात भी कर रहे हैं, सेबी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ऐसी खबर रॉयटर्स बता रहा है। तो MSCI की तरफ से क्या एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, एक बार ये समझा जाए अदानी ग्रुप पर। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में अरमान के साथ। अरमान पहले तो बताइए कि अदानी ग्रुप स्पेसिफिक क्या किया है MSCI ने। देखिए अदानी ग्रुप स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे जो फेब 20 जो इफेक्टिव हो जाएगा, वहां पर आपको यहां पर वेटेज रिडक्शन आता हुआ दिखा है कई सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, जिसमें आप अडानी इंटरप्राइज ले लीजिए जहां पर 30 बेसिस पॉइंट, अडानी ट्रांसमिशन वहां पर भी 30, अडानी टोटल गैस वहां पर भी 20 बेसिस पॉइंट। आप इन सारी जो कंपनियां हैं यहां पर वेट रिडक्शन आता हुआ दिखा है। मतलब अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो लगभग 1200 से 1300 करोड़ का आउटफ्लो, अडानी ट्रांसमिशन में भी 1160 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो, अडानी टोटल में भी 880 से 900 करोड़ का वहां पर आउटफ्लो
आउटफ्लो आता हुआ दिखा है। वहीं इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आप में एचसीएल टेक भी है, जिंदाल स्टील भी है, श्रीराम फाइनेंस भी और एसीसी भी है। ओवरऑल अदानी स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो एमएससीआई इंडेक्स में इनका रिडक्शन कम होने वाला है और इसके चलते हो सकता है कि यहाँ पर आपको आउटफ्लो होता हुआ दिखे। कितना आउटफ्लो आप बता रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेज की अगर आप बात करें? हाँ, अडानी इंटरप्राइजेज की अगर देखें तो वहां पर लगभग 1300 करोड़, अडानी ट्रांसमिशन में लगभग 1160 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास, अडानी टोटल गैस में भी 900 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो हो सकता है और एसीसी में भी एसीसी में लगभग 100 करोड़ के आसपास का। तो एसीसी में कम होगा बट 1300 करोड़ आप कह रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेज में एग्जैक्टली। और पोर्ट्स में भी माफ कीजिए, पोर्ट्स नहीं, ट्रांसमिशन में 1100 और ग्रीन एनर्जी टोटल है टोटल में लगभग 900 करोड़ का। तो बड़ी बिकवाली आपको आ सकती है वेटेज रिडक्शन की वजह से। तो अभी भी एमएससीआई का हिस्सा है ये स्टॉक बट वेटेज कम कर दी है जिसकी वजह से बिकवाली आ सकती है इन काउंटर्स में। और क्या क्या किया एमएससीआई ने? और उन्होंने कुछ वेट एडिशंस भी किए हैं जिसमें आप रिलायंस को देखेंगे, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस है जहां पे उन्होंने वेटेज जो है चेंज करा है, वहां पे थोड़ा बढ़ाया है, जिसमें अगर आप देखेंगे इन सब में मिला के लगभग 100 से 300 करोड़ का जो है इन्फ्लो आ सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनको उन्होंने इंक्लूड किया है, जिसमें सीजी पावर है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। सीजी पावर जिनका वेट लगभग 0.3% का हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जिनका एडिशन हुआ है 0.24% का। और दोनों में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1200 करोड़ के आसपास इन दोनों में इस वेटेज एडिशन के चलते जो इंक्लूजन हुआ है इसमें एमएससीआई में, उसके चलते यहाँ पर इन्फ्लो आ सकता है। और एक कंपनी का एक्सक्लूजन हुआ है जहां पे आपको आउटफ्लो आता हुआ दिखेगा, जिसमें बायोकॉन है, वहां पे लगभग आपको 500 से 600 करोड़ का वहां पर आउटफ्लो आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बदलाव। बायोकॉन को निकाल दिया है बट सामने सीजी पावर जिसकी हम सुबह बात भी कर रहे थे, सरप्राइज इंक्लूजन था। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर आप थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। और फिर स्मॉल कैप इंडेक्स में तो बहुत सारे बदलाव किए हैं इन्होंने। तो ओवरऑल ये है एमएससीआई की कुछ चेंजेस बट वेटेज कट है अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर, इस पर आपको रखनी है नजर। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 780 779। स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद पिछले 7 से 9 दिनों की आज स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल साइड का फॉर्म हो रहा है, जिसके अंदर लास्ट 2 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि चोला फाइनेंस के अंदर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है 1 से 2 दिनों के लिए। 790 का स्टॉप लॉस लगा के चोला फाइनेंस के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। चोला फाइनेंस में यहाँ से जो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे 770 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 770 का लेवल टूटा तो 764 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो चोला फाइनेंस में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें, 790 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 770 का पहला टारगेट, 764 का दूसरा टारगेट। ओके, तो बिकवाली की राय आपके लिए चोला फाइनेंस में सुमित जी की तरफ से आती दिख रही है। पिक ऑफ द डे ये देने के लिए तैयार है कुणाल जी और राकेश जी आपके लिए बिल्कुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारा टाटा मोटर्स। इस क्वार्टर में अर्निंग्स के बाद टाटा मोटर्स गैप से खुला था, स्टॉक में करेक्शन आई और अब एक खूबसूरत सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना के दोबारा से चलने को तैयार है। तो शॉर्ट टर्म बीटीएसटी, शॉर्ट टर्म नजरिए से टाटा मोटर पर खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर डेली चार्ट्स पर देखा जाए तो कुछ समय पहले टाटा मोटर्स के चार्ट पर एक रनअवे गैप बना था और वो लेवल अभी भी स्टॉक होल्ड कर रहा है और आज इसमें दोबारा से ट्रैक्शन बनता दिख रहा है। तो टाटा मोटर्स पर हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर 440 यानी कि 440 का स्टॉप लॉस रख करके खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 455 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 465 रुपए का। तो 455 465 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स इस पर करें आप खरीदारी, ये आपके लिए राय आती दिख रही है। स्टॉक पर भी थोड़ा मूवमेंट है, इनफैक्ट सुबह से ये एक काउंटर है जो होल्ड आउट भी कर रहा है थोड़ा सा। टाटा मोटर्स पर मूव आ रही है। एक और ऑटो काउंटर जो अच्छी मूव दिखा रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इसमें आपको 4% की तेजी दिख रही है। आज ये भी अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। सुबह ऑटो काउंटर्स उतने खास नहीं थे, इनफैक्ट कुछ सेल कॉल्स भी आ रहे थे, बट अब ऑटोज में थोड़ी तेजी है। हिमांशु जी एक बार एस्कॉर्ट्स देखें सर। दीप देखिए, नंबर्स के साथ स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ऑलमोस्ट टेस्ट किया है। 1900 के आसपास एक मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन था। उस लेवल को टेस्ट करने के बाद इमीडिएटली स्टॉक ने रिबाउंड किया।
ओवरऑल देखिए मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर फिलहाल कोई बहुत क्लियर बाई सिग्नल या बाई ट्रेंड नहीं है, लेकिन ऑल इन ऑल हमने देखा है कि एस्कॉर्ट्स हमेशा से पिछले अगर मैं 6 महीने साल की बात करूं तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिली है और इस बार भी जैसे ही स्टॉक ने अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट को टेस्ट किया इमीडिएटली यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। अगर ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू रहती है, मतलब इस तेजी के बाद ये स्टॉक एक आध दिनों के बाद 2100 का लेवल निकालता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर फर्दर अपसाइड का मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक वापस से 2200-2250 के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि स्टॉक शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करे इन लाइन विद द ब्रॉडर मार्केट और 2000 के आसपास शायद एक बेस बनाता हुआ दिखे। तो यह है आपके लिए एस्कॉर्ट्स जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते हैं आगे नतीजों के साथ और अब वक्त है सोमवार के कुछ नतीजों पर फोकस करने का। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्प, इसके आने वाले हैं नतीजे, जानते हैं कुशल के साथ क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, टॉप लाइन के लिहाज से तो करीबन 1.5-2% की गेंस रह सकती है। यहाँ पर 3,675 करोड़ पर कंपनी अपना आय दर्ज कर सकती है। AUM में भी करीबन 3 से 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही कंपनी का मुनाफा यहाँ पर आप देखिए करीबन 370 करोड़ रुपए बढ़कर पिछले साल के मुकाबले 2750 करोड़ की जो मुनाफे का फिगर है वो कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। निम्स की जहाँ तक बात है यहाँ पर करीबन 10 बेसिस पॉइंट्स 0.1% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि जो लोन ग्रोथ है वो कंपनी की अच्छी रहनी चाहिए। तो लार्जली नंबर्स जो है आपको आप कह सकते हैं कि टॉप लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट, पर मुनाफे के लिहाज से जो बॉटम लाइन है वो 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 15% की ग्रोथ, यस, अच्छा है। निम्स स्टेबल रहेंगे, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए पीएफसी, देखते हैं कैसे आएंगे इसके नतीजे। चार्ट्स में भी ठीक ठाक कर रहा है, होल्ड आउट ही कर रहा है एक बार। बंसल जी, पावर फाइनेंस कॉर्प सर 145 का लेवल। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और कुणाल जी का तो पसंदीदा काउंटर है। जैसे ही चलता है इनकी पिक ऑफ द डे बन जाता है। टेक्निकली अच्छा है दीपांशु, किसी के पास है तो बने रहने की राय है। नीचे में 144 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और शॉर्ट टर्म में 149 150 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जहां पर रखनी है नजर। एक स्टॉक एस्ट्रल, जरा इसको भी पुल अप करते हैं। ये भी हमारे रेडार पर रहा है, नतीजों से ही हम ट्रैक कर रहे हैं। 4% नीचे है और डेज लो के आसपास ही एस्ट्रल आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सुबह इसकी बात भी हो रही थी सुमित जी, सेल कॉल भी था 1950 और फिर 1925 के टारगेट, 1923 का आज का डेज लो भी इस पर दिख रहा है। तो दोनों टारगेट भी हिट हुए हैं, एक बार जरा अपडेट दें। बिल्कुल दीपांशु, एग्जैक्ट सेकंड टारगेट का पास इसने लो बनाया है, सेकंड टारगेट अचीव हुआ है और उसके बाद अभी 1950 के पास चल रहा है। तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी वीक ही लग रहा है। जब तक इसके अंदर कोई रिवर्सल के संकेत नहीं मिलते तब तक इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना चाहिए। 1925 के नीचे अब सस्टेन करता है तो 1900 रुपए के लेवल भी तोड़ सकता है। फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करें, जब तक अभी 2000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। अनिल जी, आई थिंक लोकसभा में वित्त मंत्री भी बात कर रही हैं, बजट पर ही रिप्लाई है। हाँ बिल्कुल, बजट पर जो चर्चा हुई उसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी, आइए सुनते हैं। Find that there are broad 15 issues on which members have spoken, raising concerns, sometimes asking for greater information to be shared. However, of course, raising also issues which I'll try to address. I'm indeed grateful that members have taken great details from the budget and in the context of today's economy spoken about them. So this budget was presented, as I said during the presentation of the budget itself, was presented with the background that India was coming out of the pandemic and there was a path of recovery that we could distinctly observe, not just by us, but also by very many observers of the Indian economy post the pandemic. But of course, sooner, we also had the Russia-Ukraine war, which commenced from 22 February. And there was, as a result, distinct inflationary pressures, particularly on the emerging markets, and it was globally felt. Also, the resurgence of COVID in China has also added a dimension which we couldn't have anticipated.
So that led to the rise in international commodity prices. Also, the vagaries of weather, extreme weather conditions, also triggered off food inflation, not just in India, but in very many other countries. So, more than what the monsoon vagaries bring to India almost every year since recorded history, we had other external vagaries also affecting us, particularly in the food area. Several preemptive measures were taken up by the government, and also the monetary policy decisions by the RBI had led to a sequence of measures being taken, and therefore by November, December of 2022, we were able to return to the realm of the tolerance band which the RBI defines. And therefore the CPI, the Consumer Price Index, came down to the below 6% level and therefore was within the tolerance band. Despite all this, sir, the Indian economy is still the fastest growing major economy and shall continue to be so even in 23-24. So since the pandemic, when the economy dipped by -23, our efforts to recover the economy has been through the CAPEX route, capital expenditure route from the government side. And this, because it has great multiplier effect, enables to have in situ jobs created where the projects of the public expenditure are being spent and the projects are being made to rise. So that immediately in situ creates a lot of jobs and therefore triggers better income and therefore triggers better consumption. This is a well-established route in terms of multiplier for capital expenditure, as different from the route which is asserted by economists when you give money in the hands of the people, where the multiplier is far lesser than a rupee spent, is far lesser than that rupee spent. The next very important line is also enhancing the productive capacities in the economy so that we can spur and sustain domestic demand. Third is also an approach which is comprehensive, looking at social security. I already explained the inflation management. So these four major routes and activities have actually kept the economy in a sustained growth path. So in a way, if I have to put in a few words what this budget of 2023-24 is, it actually, in a way, if I can say, astutely balances the requirement for India's development imperatives within the limits of fiscal prudence. So that is a very difficult balance. I'm sure most of us who are speaking on the Indian economy and the budget would observe that it is a very, very tight, measure. It's a very delicately balanced act, and that's what has been achieved in 2023-24 budget, without compromising on India's growth potential and sustaining the growth momentum. We also have made sure that fiscal prudence is maintained as per the glide path we had given 2 years ago. यह वित्त मंत्री का बयान जवाब दे रही हैं वो बजट चर्चा पर संसद में इस समय, और जो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। बट अनिल जी, बजट की बात छिड़ी है
तो एक और इम्पॉर्टेंट बात की को टच कर लिया जाए सर। जी हाँ, बिल्कुल। और वो हमारी सस्टेन लीडरशिप जो बजट के दिन मिल रही है, लगातार व्यूअर्स का प्यार, व्यूअर्स का भरोसा, और इस बजट में भी कुछ बढ़िया रिकॉर्ड्स हमने तोड़े हैं सर। बिल्कुल दीप, लगातार पिछले 5 साल से हमारे सारे दर्शकों के भरोसे की बदौलत हमारे सारे जो पैनल पे एक्सपर्ट्स आपको दिख रहे हैं, जिस तरह की बजट स्टॉक एक्सचेंज, बजट महासभा और जो आयोजन हम लगातार 5 सालों से करते आ रहे हैं, उसके चलते जी बिजनेस अनडाउटेडली नंबर 1 है और बड़े मार्जिन से नंबर 1 है। और मैं कुछ आपको आंकड़े देना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि बजट पूरा देश कहां देखता है। यूट्यूब पर जी बिजनेस की बजट कवरेज को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, और ये सबसे ज़्यादा लोगों से मेरा मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस चैनल से कंपेयर कर रहे हैं। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब हम जनरल न्यूज़ चैनल से भी बड़े होते हैं, और वो बजट स्पीच के दौरान और बजट के दिन होते हैं। तो बजट की स्पीच के दौरान आपके चहेते चैनल को यूट्यूब का ये एनालिसिस आपके सामने डेटा के साथ है, हम आज तक से भी बड़े थे। वाह। जी हाँ, उस बजट के स्पीच के दौरान हम आज तक से भी बड़े रहे। तो जनरल न्यूज़ चैनल के साथ तो बिजनेस चैनल के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसलिए मैं ये आपको डेटा जो दिखा रहा हूँ, डेटा बिल्कुल उसके साथ दिखा रहा हूँ जो आपके सामने प्रूफ है ये, और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी ताकि आपको ये लगे जनरल न्यूज़ चैनल से भी हम बड़े रहे, बिजनेस चैनल से भी सबसे हम बड़े हैं। यूट्यूब पर जी बिजनेस का बजट कवरेज लगभग 22 लाख लोगों ने देखा है। लगभग 22 लाख लोगों ने यूट्यूब पर जी बिजनेस के बजट कवरेज को देखा है। कुछ और ऐसी एजेंसीज हैं जो ट्रैक करती है बजट के दिन के डेटा, विडिल क्यू और डेटा बीइंग्स, ये 2 और ऐसी कंपनियां इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जिनके डेटा आप अगर देखें, आपके सामने ये डेटा आ रहे हैं। ये डेटा भी आपको ये बता रहे हैं कि बजट के दिन जी बिजनेस उनसे कहीं ज़्यादा आगे। व्यू कितने आप देखिए, 50 लाख। जी हाँ, हाँ 50 हाँ। लाख। तो अगर आपको कोई कहे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, ये 50 लाख व्यू आपके सामने आपको नजर आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, काफ़ी लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अलग अलग एजेंसीज की तरफ से अलग अलग डेटा आते हैं, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल करते हैं, पता नहीं चलता नंबर 1 कौन है। एग्जैक्टली करेक्ट, वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है हर आदमी नंबर 1 है। उनका कन्फ्यूजन होना जाहिर सी भी बात है। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ हमारे एनालिस्ट को भी, दर्शकों को भी, आपको भी। एक तरफ यूट्यूब है और यूट्यूब पे आपको 22 लाख दर्शक दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक प्ले बोर्ड है जो 7 लाख। क्या आपने आज से पहले कभी प्ले बोर्ड का नाम सुना? नहीं सर, कभी नहीं। हमने इसे किसी नहीं सुना। है क्या ये? 50 तरह की रेटिंग एजेंसीज होती है, उन्होंने कहाँ से डेटा लिए, क्यों लिए, पता नहीं। यूट्यूब जहाँ 22 लाख बोल रहा है, यूट्यूब एनालिटिक्स 22 लाख बोल रहा है, वो बता रहे हैं हमारे 7 लाख व्यू हैं। और वहाँ से अगर आप कंपेयर करें, कहीं से एक डेटा निकाल लें और बता दें कि कोई भी चैनल नंबर 1 है, तो ऐसा है नहीं। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दीप नंबर 1 बनने के लिए, टिके रहने के लिए, और लंबे समय तक काम करना पड़ता है। इतना आसान है नहीं। आप जैसे हमारी टीम जैसे डेडिकेटेड लोग चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट चाहिए, तब जाकर होता है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप उन डेटा को देखिए जो एक्सेप्टेड है, जो आप रोज़ देखते हैं। यूट्यूब आपको पता है, फेसबुक आपको पता है, फेसबुक के डेटा देखिए, कहीं को दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। डेटा बीइंग्स देखिए, डेटा बीइंग्स खुद अपने डेटा में बता रहे हैं कि हम आज तक से बड़े हैं। तो ये सारे डेटा हैं जो आपके लिए भरोसे लायक हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। करेक्ट। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि उन्हें क्या मिलता है बजट के दिन, किस तरह की तैयारियां होती है और किस तरह की रियल टाइम बेसिस पर एनालिसिस मिलता है जो आपके सामने है। इसलिए सिर्फ क्या लिखा हुआ है वो ना देखें, डेटा में जाएं, घुसें, डिटेल में देखें, आपको समझ में आएगा। कंपैरिजन करें, आपके सामने डेटा है, डेटा के ग्रेब हैं, यूट्यूब सोर्स है जो सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल है। अगर यूट्यूब पर भरोसा नहीं, किसी और पर है, तो एक अलग बात है। जो प्लेटफॉर्म है उसी का डेटा अगर दिखा एग्जैक्टली हम उसी का डेटा दिखा रहे हैं और वो आपके सामने है। तो इसलिए साल का सबसे अहम दिन जो बाजार का होता है बजट। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मार्केट आवर्स में तो कहीं कोई दूर दूर तक मुकाबला ही नहीं, तो खैर नो डाउट। इवनिंग की हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी अलग तरह की है। हम नीट एंड क्लीन प्रोग्रामिंग देते हैं, न कि पॉलिटिकल डिस्कशन और ये हल्ले गुल्ले वाली बहस। इस वजह से हमें कई बार इवनिंग बैंड में हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है टीआरपी पर, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम साफ़ सुथरा अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं। हम बिजनेस चैनल है, जनरल न्यूज़ चैनल नहीं। ये सब तरह की बहस और इस तरह की चीज़ों के लिए जनरल न्यूज़ 50 हैं आपके पास, जहाँ जाकर जो देखना चाहें देख सकते हैं। बिजनेस चैनल पर बिजनेस की न्यूज़ होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए हम कोई किसी तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह नहीं करते, और उससे हमें नंबर्स कम भी आते तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, हम क्वालिटी कंटेंट के साथ रहना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से हमारी पूरी टीम, हमारे सभी एक्सपर्ट्स और हमारे सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। लगातार 5वें साल सारे बिजनेस चैनल्स में और बजट स्पीच के दौरान जनरल न्यूज़ चैनल से भी ज़्यादा
बड़ा आपने जी बिजनेस को बनाया। थैंक यू सो मच। कोई कंपटीशन ही नहीं है सर, तो लीडरशिप आपके सामने दिख रही है ऑफिशियल डेटा के साथ इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ही। ओके, बाजार भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अनिल जी, आपसे फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेनी है और जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैश के ऑप्शन के लिए। पहले जय के पास चलते हैं, बिल्कुल करते हैं उनका स्वागत कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बात करते करते पूरे 2 पॉइंट ऊपर हो गया बैंक निफ्टी पर आज, बहुत ही, ये पूरा हफ्ता ही बट आज तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून जी। यार बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी रेंज बाउंड हो गया मार्केट पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेंज है उसकी अभी भी अपर एंड ऑफ द रेंज जो है वो निफ्टी ने अभी तक टेस्ट की नहीं है, जो 18,100 के आसपास है। बेसिकली एट द मनी अगर ऑप्शंस अगर हम इस टाइम पे बाय करेंगे इन द मनी एट द मनी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थोड़ी भी नीचे हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको खरीदना है 18,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो भी आपको मिलेगा 37.80 में। तो 38 रुपये आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। 38 पर आप खरीद सकते हैं 18,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। 16 फरवरी का 16 फरवरी की एक्सपायरी का है। मुझे लग रहा है दोनों नेक्स्ट वीक में और ये वीकली एक्सपायरी में 18,100 तक के लेवल हमें टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं मिनिमम। तो इसके टारगेट आपके 100 रुपए के हो जाएंगे। सो एक ही टारगेट इसका तो एज ऑफ नाउ 100 रुपीज का टारगेट है। हीरो 0 मांगी 1:1.2 करीब आपका एक रिस्क बन जाएगा। 100-120 होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ 17,800 750 ये जो रेंज है निफ्टी की, वहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट देखने मिल रहा है। यानी कि कल की एक्सपायरी में भी हमें देखने मिला, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आप अगर देखें तो 17,800 की ये कट सपोर्ट बनकर निकल रहा है। इस वजह से आपके 18,100 के लेवल टेस्ट होंगे नेक्स्ट वीक, ऐसा मेरा मानना है। अगर डिप देखने मिलता है तो 17,800 तो इन दफा ले सकते हैं, अदरवाइज 18,000 का कॉल लेके नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी कर सकते हैं। की कॉल खरीदनी है जय की तरफ से, तो भरोसा है जय का और अगले हफ्ते 18,000 18,100 के लेवल्स जय को दिख रहे हैं बाजार में। 38 के लेवल्स पर 18,000 की कॉल खरीदिए और फिर 100 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो चलिए, ये है आपके लिए जय की तरफ से भरोसा बाजार पर। आइए अनिल जी की भी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले ली जाए। कुछ मूवमेंट नहीं है अनिल जी। अब 20 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 75 पॉइंट नीचे नास्डैक फ्यूचर्स है। थोड़ी गिरावट फिर से है और हमने देखा सर जनवरी में तो शानदार आउट परफॉर्मेंस थी, बट फरवरी में अंडर परफॉर्मेंस रही है नास्डैक की और लगातार वही प्ले आउट हो रहा है। आज भी 75 अंक नीचे दिख रहा है। यूरोप में हल्की फुल्की नरमी है, अदरवाइज बाकी ग्लोबल फैक्टर्स एकदम फ्लैट है। क्या करके जाना है सर? बहुत रेंज बाउंड हफ्ता आ रहा है पूरा, लगातार 3 दिन डीप जब 17,850 के ऊपर आप क्लोज है, क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, कोई खराब नहीं है। सिर्फ हेजिंग कर लें, 17,700 का पुट खरीद कर लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। राइट। और अगर आप शॉर्ट हेज करना चाहें तो 18,000 का कॉल खरीद कर हेजिंग कर सकते हैं। 150 नीचे 150 ऊपर, इससे बड़ा गैप कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो तो होगा नहीं, तो उस लिहाज से आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। जैसा हम कह भी रहते हैं, फिर से 41,500 के ऊपर ही बंद होगा। 41,575 कल से भी थोड़ा सा ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी भी। ऐसे में आपको अगर हेजिंग करनी है 41,300 का पुट खरीद लीजिए, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 41,800 या 42,000 का कॉल खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। बाय 60-40 तेजी की तरफ ज़्यादा है जो डेटा बता है। हाँ, क्योंकि 3 दिन से आपको 17,850 के ऊपर क्लोज मिल रही है और 3 दिन से नहीं, 6 दिन से आज आपको 41,350 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है बैंक निफ्टी की, और 3 दिन से 41,500 के ऊपर भी मिल रही है। तो क्लोजिंग आपको अच्छी मिल रही है, उस लिहाज से आपका कॉन्फिडेंस अगले हफ्ते के लिए बना रहता है। सर ऑन अ वीकली बेसिस भी आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही है। निफ्टी पूरा आधा परसेंट इस हफ्ते ठीक है, जरूर थोड़ी हर हफ्ते भागी ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है दीप में कोई ऐसा मतलब हमेशा हम चाहे वैसा ना हो, बट ठीक है, बंद हो रहे हैं ना ऊपर, बस ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव क्लोज के लिए बाजार तैयार हो रहा है। ये एक दो और स्टॉक्स की बात कर ली जाए। सेल स्टील अथॉरिटी, इसके आने वाले हैं नतीजे मंडे को, और आशीष से जानते हैं इसका अनुमान। आशीष बताइए। सेल दीपांशु, सभी मेटल कंपनीज की तरह सेल की तरफ से भी जो है नतीजे काफ़ी कमज़ोर साइड पर ही आपको देखने को मिले। टॉप लाइन काफ़ी फ्लैट है। देखिए, दरअसल तिमाही के दौरान रियलाइजेशंस बहुत ही गिरे हैं पिछले साल के मुकाबले। अब देखिए, कामकाजी मुनाफा जो है बेटा ये 3,410 करोड़ से घटकर 1,943 करोड़ रहेगा।
यानी करीब करीब 40-45% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन्स में भी गिरावट है, 14% से घटकर 8% के रह जाएंगे इनके EBITDA मार्जिन्स, और मुनाफे में भी देखें 78% की गिरावट है। EBITDA प्रति टन के लिहाज से भी देखें तो कहीं पिछले साल करीब करीब 9,000 रुपये के आसपास था EBITDA प्रति टन, इस बार 4,600, यानी यहाँ पर भी देखिए बड़ी तगड़ी गिरावट है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ सभी मेटल कंपनीज में आगे आउटलुक क्या रहता है यहाँ पर फोकस करेंगे। नंबर तो सबको पता है कि कमजोर आएंगे, कमजोरी नंबर्स आने वाले हैं। सुमित जी सेल देख लें सर, 85 का लेवल। दिपांशु, सारे मेटल्स के अंदर देखो ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। सेम स्टील अथॉरिटी के अंदर भी थोड़ा सा दबाव है। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 87 रुपीज का है। 87-88 का लेवल टूटेगा तब इसके अंदर कोई बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, और नीचे में 80 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 80 रुपए का है, तो 80 और 87-88 ऊपर में ये इमीडिएट रेंज सेल की मान के चले। ये रेंज ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद ही कोई बड़ा मूव बनेगा सेल के अंदर। फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा 2 से 4 रुपए का दबाव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सेल जिस पर आपको रखनी है नजर। कोई भी मेटल के नंबर्स अभी तक आपको ऐसे खास नहीं दिखे जहां पर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हो, तो सेल देखते हैं अगर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है कि नहीं। अब तक सारे मेटल्स के नंबर्स ने आपको किया है निराश। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स आज का टॉप गेनर है, 2% ऊपर। यूपीएल में खरीदारी रही। सिप्ला, हीरो मोटो, एचडीएफसी लाइफ, एल&टी भारती, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लिमिटेड, अल्ट्राटेक, अपोलो, यहाँ पर आपको मूव दिखिए। डाइवर्स सेट ऑफ काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको मूव दिखिए। कोई ज्यादा बड़ी रनअवे गेन्स नहीं थी, बट 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज एमएससीआई की तरफ से वेटेज कट हुआ है। साथ ही हमने देखा है कुछ और खबरें भी आई हैं। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि सेबी की प्रोब भी हो सकती है एफपीओ में, तो 4% नीचे ये काउंटर। एचसीएल टेक यहाँ पर वेटेज कट हुआ है एमएससीआई की तरफ से 2.5% नीचे। हिंडाल्को पर दबाव, टाटा स्टील पर दबाव, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी ये दो दिग्गज भी कमजोर थे। आईसीआईसीआई, इन्फोसिस यहाँ पर भी प्रेशर था। एचयूएल, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, जीएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी आपने गिरावट देखी है। एमएनएम नतीजों के बाद सुस्त ये काउंटर भी रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहाँ पर आपने एस्ट्रल पर गिरावट देखी है, 5% टूटा है आज ये काउंटर। लुपिन और यूनाइटेड ब्रूरीज नतीजों के बाद 5% टूटे हैं। जीएसपीएल में कमजोरी रही। हैवेल्स, श्रीराम फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, नाल्को नतीजों से पहले ये भी थोड़ा नीचे था। एसीसी इसके भी वेटेज कट हुआ है एमएससीआई की तरफ से। कोल इंडिया अभी शॉर्ट कॉल आई थी आपके लिए। बीएचईएल इसके आने वाले हैं नतीजे। पीआई इंडस्ट्रीज, एमएनएम फाइनेंस और सेल यहाँ पर भी आपने कमजोरी देखी है। बट रनअवे गेन्स पीरामल एंटरप्राइजेस की आई हैं, 6% ऊपर पीरामल एंटरप्राइजेस था। औरोबिंदो फार्मा जिसके बारे में सुबह बात भी हो रही थी और कॉल के बाद बाजार का भरोसा भी बढ़ा है, 6% ऊपर। इंडस टावर्स 5.5% ऊपर। एस्कॉर्ट्स, इंडिया सीमेंट्स, डेल्टा कॉप, वोल्टास यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी रही है। नवीन फ्लोरिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, श्री सीमेंट, एसआरएफ, टीवीएस मोटर्स, ओबरा रियल्टी, आईजीएल, जेके सीमेंट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी आपने अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। कैश मार्केट आज वैसे ब्रॉडर मार्केट की थोड़ी सी माइल्ड आउट परफॉर्मेंस ही देखी है आपने बाजार में। केपीआईटी टेक 5% ऊपर था ये काउंटर, इसमें अच्छी खरीदारी रही। केएसबी, कार्बोरेंडम, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेंसा टेक, केआरबीएल, एक्सो नोबल यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी। पर पेटीएम 35% दौड़ने के बाद आज 8-8.5% गिरा है ये काउंटर, इस पर भी रखें नजर। प्रोविजनल क्लोजिंग के आंकड़े एनर्जी 50 पॉइंट नीचे, 17,850 के जस्ट नीचे क्लोज हो रहा है। आई थिंक फाइनल क्लोजिंग फिगर शायद इससे थोड़ा ऊपर का ही आए। बैंक निफ्टी 41,550 का लेवल, 4 पॉइंट नीचे कल और आज के बीच में। प्रोविजनल नंबर से फाइनल क्लोजिंग का इंतजार करते हैं सर, बट रेंज बाउंड सपाट हफ्ता और लगभग वैसी ही सुस्त क्लोजिंग आपको आज बाजार दिखाता हुआ एनर्जी। परफेक्ट, ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग। लेट्स सी फाइनल क्लोजिंग में थोड़े से नंबर्स बेहतर होने चाहिए। बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। और आज है शुक्रवार को आता है आपके लिए कमोडिटी का एक स्पेशल शो। खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग तेज हो गई है और इंडस्ट्री की ये दलील है कि सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है। ऐसे में सरसों उगाने वाले जो किसान हैं उन्हें अच्छा भाव मिले, इसके लिए जरूरी कि तेलों पर से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े तेल पर। तो क्या किसानों के हित में इंडस्ट्री आगे आ गई या फिर इसमें इंडस्ट्री का भी कोई हिडन इंटरेस्ट है? हिंडन नहीं, हिडन इंटरेस्ट। हाँ, हिडन और हिंडन में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, बहुत हो गया। ओके, हिडन इंटरेस्ट। इस पर देखिए हमारा खास शो किसानों के सम्मान में इंडस्ट्री मैदान में, शाम 4:30 बजे। बहुत ही बेहतरीन नाम है इस शो का, देखिएगा जरूर। क्या कैफीन के ज़्यादा इस्तेमाल से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? एक स्टडी में ऐसी बात आई है और रिसर्च ये है कि चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दरअसल बॉडी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा इंसुलिन और कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाने का काम करती है। इसके बढ़ने से बॉडी में
बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है, जो हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। शाम 6 बजे हम इसी प्रकार की चर्चा कैफीन सेहत के लिए कितना घातक है और कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, तो क्या इसके बारे को लेने में सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर होगी हमारी विशेष चर्चा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल से, डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, और डॉक्टर रोहिणी पाटिल, न्यूट्रिशनिस्ट, कोलेस्ट्रॉल का कैफीन कनेक्शन। इसके बाद जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। ये वही लिथियम है जो मोबाइल लैपटॉप की बैटरी बनाने में काम आता है। इंडिया 360 में इसका होगा विश्लेषण कि इस लिथियम का भंडार मिलने का क्या फ़ायदा है, भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की यात्रा को कैसे ये मजबूत कर सकता है। हमारी कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री, लिथियम का भंडार, ग्रोथ को रफ्तार। और इसके बाद आएगी एक और कवर स्टोरी, हेयर स्ट्रेटनिंग करने वालों के लिए एक नया हेल्थ अलर्ट आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट से कैंसर होने का खतरा है। इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे पूरा विश्लेषण, बताएंगे क्यों हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट साबित होते हैं खतरनाक और क्या सावधानी रखनी चाहिए। स्ट्रेट हेयर का रिस्की अफेयर, ये हमारी एक और कवर स्टोरी रात 8 बजे की। इसके अलावा निवेश और फाइनेंस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम, जहां निवेशकों को मिलेगा निवेश करने का, मौके जानने का और पैसा लगाने का बेहतरीन मौका। ट्रेड बुल्स पेश करते हैं जी बिजनेस निवेश की पाठशाला, कल बेंगलुरु में दोपहर 3 से 5 बजे। रजिस्टर करने के लिए SMS कीजिए इन्वेस्टर और भेज दीजिए हमें 57575 पर। शंग्रीला होटल बेंगलुरु में कल हमारा होगा कार्यक्रम। बग्गा साहब होंगे, हम स्वयं उपस्थित होंगे, और नेहा जी होंगी जी, और सच्चिदानंद उत्तेकर होंगे। तो हम सब लोग वहाँ पर कल आपके लिए ये प्रोग्राम करने वाले हैं। अच्छी खासी भीड़ आ रही है सर। अरे यार है ना, हाँ, हमारी टीम पहले से परेशान है और कैसे बहुत ज़्यादा है? रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, और अभी बहुत सारे लोग ट्वीट करके बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन आया नहीं, तो क्या करें, हो नहीं रहा, बहुत जरूरत से ज़्यादा हो गए। कैपेसिटी तो जितनी है भगवान जाने, मैं गया नहीं भाई, मुझे मत पूछो। ओके, अगली बार आप स्टेडियम में बुक करना। चलिए देखते हैं, मैक्सिमम लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और आशीष सरकार भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। 17,850 होल्ड हो गया क्लोजिंग बेसिस पर, 51,500 होल्ड हो गया बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर। पूरे 5 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी हुआ है बंद, और पूरे 35 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ है निफ्टी। ये है हफ्ते की क्लोजिंग।